हेलो जी, की हालचाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलो, आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम, अ ह्यूज रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने आज फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि हम अपनी रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पेपर की जिसकी रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लेडिंग, जो आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसको ना मैं एक नाम दे के चलता हूं अपनी सीरीज, दैट इज सेशन नंबर 1 ऑफ महा रिवीजन, सेशन नंबर 1 ऑफ ड्राफ्टिंग अफेयरेंस एंड प्लेडिंग। तो आज का हमारा सेशन नंबर 1 है। आज मैं आपको बोल सकता हूं, मैं आपको इस रिवीजन में ना बेसिकली कुछ स्टार्ट करने से पहले ना उसके बारे में हमें बेसिक फीचर्स, उसके साइलेंट पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं पॉइंट की बात करूं कि अगर इस आज और आज के साथ आने वाले कुछ 15 20 22 क्लासेस तक, टू द एक्सटेंट जो भी मतलब एज पर टॉपिक्स मुझे कन्वीनियंट लगेगा, मैं आपको अर्लियर अनाउंस अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में करता रहूंगा। और किसी बच्चे को मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में अंदर ऐड होना है तो मेरे बेसिकली मुझे एक टेक्स्ट कर सकता है, और उस टेक्स्ट को नंबर मैं आपको बेसिकली इसमें प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑलमोस्ट वैसे तो सबके पास है ये, बट स्टिल आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके देन उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा आपको। तो बेसिकली इस रिवीजन के अंदर कुछ पॉइंट्स मैं अगर आपको कवर करता हूं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये सिर्फ ओनली रिवीजन नहीं होगी। जो भी अमेंडमेंट आईसीएस साइन है, जो रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो अपने मॉड्यूल के अंदर अक्टूबर और सितंबर एंड जो अपने मॉड्यूल को रिवाइज किया है ड्राफ्टिंग के, तो उस रिवीजन को हम इसके अंदर, उस अमेंडमेंट्स को हम कवर करेंगे इन लेक्चर्स के अंदर। और ये लेक्चर्स कुछ लाइक मैराथन की तरह नहीं होने वाले हैं कि जस्ट ऊपर ऊपर से समरी समरी मैं आपको बता देता हूं और बच्चे को मतलब कुछ फाइनेंशियली इश्यूज हैं तो वो लेक्चर नहीं ले पा रहा है, तो किसी कारण उसको पास होने जितना नहीं हो रहा है। आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इन लेक्चर्स में आपको इतना करा दूंगा कि आपको पास हो जाओगे। बट यस यस यस, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी ऑलरेडी इतनी मेहनत कर ली है कि 40 50s पे, उन बच्चों के लिए लेक्चर्स इतने हेल्पफुल होने वाले हैं कि लाइक ये लेक्चर्स उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। लाइक उनको अगर 50 मार्क्स आने हैं तो ये एटलीस्ट 25 to 30% आपके एडिशन करेंगे, आपकी नॉलेज के अंदर एनहेंस करेंगे। और जो वीकनेसेस आप कहीं कहीं पे फॉल कर रहे होगे, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, एंड देन इसके साथ साथ मैं रिवीजन के साथ साथ जो चैप्टर मेरा कवर होता जाएगा, एक शेड्यूल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, और नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी इसमें यूट्यूब की क्लास में भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। यस, पहली चीज तो मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूं कि मैंने सारी अमेंडमेंट्स कवर की हैं, मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा। मैं हाँ, उन टॉपिक्स को मैं बीच में माइट भी स्किप कर दूं, जो टॉपिक्स प्योरली ऐसे हैं, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होंगे उनको मैं स्किप कर दूंगा, और मैं आपको बता दूंगा कि ये चैप्टर्स, ये टॉपिक मैंने आपको स्किप किए हैं। ठीक है। सेकंड थिंग ये कि यस, ये लेक्चर्स उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होंगे जिन बच्चों ने पहले थोड़ा सा पढ़ा है, तो उनके लिए एडवांटेज होगा कि वो पास अच्छे मार्क्स से, मतलब 70s 75+65+60s में मार्क्स आपके, आई एश्योर यू ये रिवीजन आपको करवा के कंप्लीट करके मैं दूंगा। एंड देन थर्ड पॉइंट इज, सर ये मेरी टेस्ट सीरीज भी सबके बच्चों के लिए अवेलेबल है। बट यस, जो मेरे क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, चेक मैं बस उन्हीं बच्चों को कर पाऊंगा ड्यू टू वर्कलोड ऑफ आवर स्टूडेंट्स, तो मैं चेक उन्हीं बच्चों को कर पाऊंगा। यस, बट जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड आप हर बच्चों को कर दूंगा। और थर्ड पॉइंट हमारा इसमें टेस्ट सीरीज कवर हो गया है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं आपको बात करूं इसके अंदर, तो बेसिकली मैं इनके अंदर आपको जितना मेरे से कोशिश होगी, आपको नोट्स बना के, मैं इसके नोट्स क्लास में ही मैं पहले से अवेलेबल करके बना के मैं आपको उन नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, सो दैट आपको ऐसा कॉन्फिडेंस वाला फील आए कि सर ड्राफ्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा ना एक बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि बेस बिल्ड करता है आपके, सिर्फ ना कि सिर्फ आपको पास करवाने के लिए। आप आने वाले टाइम पे, कुछ बच्चे अभी ट्रेनिंग कर भी रहे होंगे, कुछ करने वाले भी होंगे, तो सबके लिए एक फाउंडेशन रेडी करने के लिए मैं आज आपके सामने आ चुका हूं। मेरा नाम है CS अंकुश बंसल। बाय प्रोफेशन आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एंड आई एम CS LLB एंड LLM बेसिकली, एंड बेसिकली BCom एंड ऑल, जो मैं डिग्रीज को यहां नहीं काउंट करवाना चाह रहा हूं। सो बेसिकली मेरा क्या है, मेरा एक्सपीरियंस लॉ फर्म्स में भी है, और टीचिंग एक्सपीरियंस भी मेरा बेसिकली काफी एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। CS प्रोफेशनल प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली मैं डील करता हूं अब तक माइट बी इन फ्यूचर मैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर भी एंटर करूं, माइट बी इन फ्यूचर, बट राइट नाउ मैं CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में डील करता हूं एक्सक्लूसिवली। एंड वन एंड द ओनली पेपर जो मुझे सबसे मेरा फेवरेट पेपर है, दैट इज द ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड
प्लीडिंग। तो ये था मेरा बारे में कुछ और हमारे कोर्स के बारे में कुछ थोड़ा सा आपको अवेयरनेस। जो बच्चा मुझे नहीं जानता मेरे से पर्सनली टच में आ सकता है। इवनिंग में 8 to 9 मेरा डाउट क्लियरिंग सेशन बेसिकली होता है। संडे के दिन मैं बेसिकली फ्री मतलब अपने आप को रखता हूं और 8 to 9 इवनिंग में मेरा डाउट क्लियरेंस सेशन बेसिकली होता है। तो ये महा रिवीजन के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 45-50 मिनट की मेरी डेली ये क्लास आपको मंडे और थर्सडे वाले दिन आपको ड्राफ्टिंग की क्लास ही आपको देखने को मिलेगी। और मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, डीड ड्राफ्टिंग, हाउ टू बेसिकली प्रेजेंट अटेम्प्ट डी ड्राफ्टिंग और हाउ टू लर्न लॉज। और मैं बस आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आते। बच्चे ना मुझे टेक्स्ट करते हैं कि सर मैंने तो ना 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था फिर भी मेरे मार्क्स आए 50। ऐसा क्यों? क्योंकि आप वो टर्मिनोलॉजीज जो आईसीएसआई चाहता है आप उसको लिख के नहीं आते हो। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि साथ साथ वो टर्मिनोलॉजी को हाईलाइट करता रहूं, जो कि मेरे बुक के अंदर आपको जनरली देखने को मिल भी जाएगी मेरी टर्मिनोलॉजी, जो बेसिकली मैं हाईलाइट कर देता हूं अपने पॉइंट्स के साथ सारा। इसके बाद मेरे 2 एडिशन और भी आ चुके हैं। बेसिकली ये मैं गलती से मैंने पुराना एडिशन खोल दिया, बट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा एक इंडेक्स भी है और ये आपको सबको पता भी होगा कि ऑल ओवर इंडिया मेरे स्टूडेंट के ही न्यू सिलेबस में हाईएस्ट ड्राफ्टिंग के पेपर के अंदर आए थे। तो ये आप एक बार इंडेक्स भी देख लो। मैंने सेम एज इट इज आईसीएसआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली इंडेक्स बनाया है। बेसिकली बस कुछ एक चैप्टर को शफल किया है। जनरल प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर मेरा आईसीएसआई मॉड्यूल में बेसिकली सेकंड होता है, कुछ मैंने इसको शफल किया है। बट यस, जो मेरा कंटेंट होगा पूरा का पूरा, जो मेरा 5th पॉइंट है, पूरा का पूरा होल आपका आईसीएसआई का मॉड्यूल कवर होगा। प्लस मेरी पूरी कोशिश रहेगी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना, और कुछ जो रह जाएंगे वो मैं टेस्ट के अंदर आपके कवर कर दूंगा। तो ये तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था 5-7 मिनट का, जो मैंने अपने सीरीज के बारे में, अपने सेशन के बारे में आपको दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने ड्राफ्टिंग के सेशन को। आज सेशन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, एज पर आवर बुक और योर बुक और हम सबकी बुक और मेरी सबसे फेवरेट और मेरी प्यारी बुक ड्राफ्टिंग, और चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1, इसको मैं 2 या 3 क्लास में डिवाइड करूंगा चैप्टर नंबर 1 को। आज मैं आपको बोल सकता हूं पूरी ड्राफ्टिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज आपकी होने वाली है। मैं बोल सकता हूं कि आज आपका फाउंडेशन बन जाएगा, आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको एक ड्राफ्टिंग करने के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या आपकी सोच होनी चाहिए, क्या आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए, क्या क्या बेस बिल्डिंग है, वो सारी चीज आपको आज देखने को मिलेगी। कैसे निमोनिक्स के थ्रू आप इस सब्जेक्ट को स्कोरिंग बना सकते हो। मैं हर पॉइंट पे जहां भी आपको पॉइंट्स दिखेंगे मैं वहां आपको निमोनिक्स आपके लिए अवेलेबल करूंगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी बच्चे अननोन है प्लीज मेरे साथ पर्सनल टच में आ जाएं, सो दैट कि आपको भी कंफर्टेबल फील हो मेरे साथ और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि यस मेरे बच्चे मतलब मेरे सब्जेक्ट को, मेरी क्लासेस को इतने बच्चे एक बार में सीन कर रहे हैं। और एज इट इज क्लास को मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा और बेसिकली आप इसको जितना हो सकता है उतना आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बेसिकली क्लिक कर लो, सो दैट कि जो भी मैं अपनी न्यू वीडियोस आपको इसके अंदर डालता हूं यूट्यूब पे तो वो आपको इजीली आपके बेल आ जाए और आप मेरी मैसेज का बेसिकली वेट ना करो कि मैंने वीडियोस अपलोड कर दी है। ठीक है, तो चलो मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम आपको बेनिफिट प्रोवाइड करूं। जैसे कि मैं अपना ब्रांड भी लेके चलता हूं लर्नर्स गाइड, मतलब बेसिकली सीखना है, बच्चा हूं अभी भी मैं और अपनी लाइफ टाइम में सीखता रहूंगा, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो बस इतना ही मैं आपको बोलूंगा कि जहां मेरे से, आपके भाई से, जहां आपके फ्रेंड से, जहां आपके फैकल्टी से, जहां आपके टीचर से, जहां आपके छोटे भाई, बड़े भाई से, छोटे भाई से, जहां भी आपसे गलतियां हो, कुछ आप एडिशन चाहते हो, डिलीशन चाहते हो, आप प्लीज मुझे पर्सनली सजेस्ट करो कि सर आप प्लीज थोड़ा सा स्लो करो, प्लीज थोड़ा सा फास्ट करो, प्लीज सर इंपॉर्टेंट करो, प्लीज मुझे आप सजेशन दे सकते हो। ऑल ओवर इंडिया हर स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चलो जी, हम अपने कंटेंट की तरफ शिफ्ट करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे कि आपने देख लिया चैप्टर नंबर 1, 23 पेज का मेरा ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ पेपर्स के जिसमें मैं डील करता हूं, ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने ना कॉन्सेप्चुअली इस चैप्टर को डिवाइड किया है। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 12 कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। आज मेरी कोशिश रहेगी 50% चैप्टर को कवर करना आपके सामने। इसके लिए मैंने कन्वीनियंस के लिए जो भी मैं बोलूंगा उसके मैंने ऑलरेडी नोट्स बना के आपके सामने, अच्छे नोट्स बना के आप लोगों के सामने मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा।
मतलब आज वाले नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई बात नहीं, आज वाले नोट्स में डाल दूंगा, आप फुल टू एंजॉय कर सकते हो, है ना। चलो जी, वेट फॉर अ व्हाइल ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। यस, डन डन। तो चलो, जय श्री गणेश, और स्टार्ट करते हैं आज हम अपना सेशन नंबर 1, फुल एनर्जी, फुल जोश। और मैं चाहूंगा जिस दिन हमारी लास्ट क्लास हो यही जोश आपके अंदर भी हो और मेरे अंदर भी हो, ठीक है। चलो, मैं बस एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि सर, चलो इसको तो मैं ऊपर की तरफ करता हूं। सर, ओ सर, प्लीज हमें बताओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग। एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं चाहूंगा ना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग मुझे इस तरीके से फील कराओ कि सामने से आप मुझे आंसर दे रहे हो। देखो, आप अपने दिल में भी बोलोगे ना, मुझे सब कुछ सुनता रहेगा, मतलब इतना दिल का कनेक्शन है मेरा आपके साथ कि आप दिल में बोलना मुझे सुन जाएगा। इस पेपर का तो एटलीस्ट मुझे मेरे कानों तक अपने आप, मेरे दिल तक अपने आप आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर ओ सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग। आज हम नए नए बच्चे आए हैं, आज हम प्रोफेशनल सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में हमने कदम रखा है। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग। तो मैं आपको आंसर दूंगा बच्चे। ड्राफ्टिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ड्राफ्टिंग को हम बेसिकली आईसीएसई ने ड्राफ्टिंग पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑल्दो एबीसी पार्ट नहीं किया है, बाइफर्गेशन नहीं की है, बट ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग, या फिर न्यू सिलेबस ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, व्हाटएवर द केस में भी, शफलिंग किया है, जस्ट नेम और कुछ एडिशन किया है। तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। अभी जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं ड्राफ्टिंग वाले पोर्शन से। डन। कुछ 50 to 60% अप्रोक्सीमेटली एग्जाम में आने की वेटेज है ड्राफ्टिंग पेपर की। तो चलो, ड्राफ्टिंग पोर्शन की। सर, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। आपने इतनी बार ड्राफ्टिंग रिपीट कर दिया, अब हमें ना क्यूरियोसिटी हो रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग। तो चलो सुनो ना, ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है, ड्राफ्टिंग को अगर हम एक सीधे साधे शब्दों में डिवाइड करें तो सर, ड्राफ्टिंग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, इन जनरल और इन लीगल। तो इन जनरल पैरेलेंस और इन लीगल सेंस। तो जनरल सेंस में अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग का मतलब, बच्चों आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में छिप छिप के बंक करने के लिए आपने लीव लिखी होगी और फादर के साइन, मदर के साइन खुद से लगा दिया होगा। तो वो एप्लीकेशन सिक लीव, वो क्या होगी, ड्राफ्टिंग। सर, तो क्या सिर्फ सिक लीव ड्राफ्टिंग होगी। नहीं, कोई भी ऐसा काम जो आपने, ऐसा वर्क जो आपने लिखा है, कोई भी ऐसी चीज जो आपने लिखी है जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, या कोई भी ऐसी चीज जो आपने बना दी जो लीगल है, लॉ की नजरों में लॉफुल है, हर उस डॉक्यूमेंट को जो लॉ की नजरों में लॉफुल है, हमने ड्राफ्टिंग का नाम दे दिया। सर, क्या हम एग्जाम लिखते हैं, आप टेस्ट लोगे, वो हम देंगे, तो क्या वो भी ड्राफ्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ड्राफ्टिंग है। सर, जनरल हमें समझ में आ गया, अब हम इसको बढ़ते हैं लीगल की तरफ। बच्चों के लेवल को हम बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक नहीं कर रहे हैं, बेसिक क्लास नहीं कर रहे हैं, आज हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम इसको लेते हैं लीगल सेंस में। एक डेफिनेशन पूरी जिंदगी भर आप याद रखना, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होगा। ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। सर, ये आपने क्या बोल दिया, रिपीटिशन रिपीटिशन, मेरे साथ रिपीट करो। ड्राफ्टिंग इज द आर्ट। सर, क्या ड्राफ्टिंग साइंस नहीं है। आर्ट का मतलब ड्राफ्टिंग इज हर एक स्किल्ड जॉब है, एक इंसान की ना सोच है। मैं हो सकता है उस पॉइंट को पहले लिखूं, आप लास्ट में लिखो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रूल ऑफ थंब नहीं है कि ऐसे ही आपको लिखना है कि हम H2O पानी यही फॉर्मूला बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान की ड्राफ्टिंग अलग अलग होगी, चाहे आप हो, मैं हूं, मतलब बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया है और आप 1000 स्टूडेंट हो, हर बच्चे की ड्राफ्टिंग अलग अलग होगी, क्योंकि दिस इज एन आर्ट नॉट साइंस। तो ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन, बनाना। तो ड्राफ्टिंग आर्ट को क्या मैं स्किल बोल दूं। ड्राफ्टिंग एक वो कला है, वो स्किल्स है, वो माइंड की क्रिएटिविटी है जो आप यूज करते हो ड्राफ्ट करने में। ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपेयर करते हो किसी भी चीज को। प्रिपेयर, एक इंजीनियर है वो, एक आर्किटेक्ट है वो, जो भी अपनी स्किल्स को यूज करता है, प्रिपेयर करता है स्टेप्स। तो वो कला जिसको हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, किस चीज के लिए, फॉर प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल। सर, लीगल का मतलब लॉफुल, विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, जो वॉइड ना हो, एनफोर्सेबल हो, जो लॉ की नजरों में जिसकी वैल्यू हो, तो जो लॉ की नजरों में एज अ एविडेंस प्रूफ किया जा सके। तो लीगल का मतलब हमें समझ में आया। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ देखो बच्चों, अगर आपको सेक्शन रिटेन करना है तो मेरे साथ साथ सेक्शन बोलते रहना। सेक्शन 3 क्लोज 18 ऑफ जनरल क्लोजेस एक्ट बोलता है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। देखो सर,
सर हमें तो ये ना, पहली बात तो सेक्शन ही रिटेन नहीं होते, आप है ना बार बार सेक्शन मत बोला करो, बोलो सेक्शन लिखोगे तो और अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। फिर आप डेफिनेशन भी बोलते हो, डेफिनेशन हमें कैसे याद होगी, पहले मैं आपको लेमन तरीके से समझा रहा हूं, फिर आपको याद भी हो जाएगी। आज मैं लेमन बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको एक उसकी डेफिनेशन रिटेन करवाऊंगा, मेरा ही काम है वो करवाना। तो ड्राफ्टिंग का मतलब, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन मेरा, क्या मैं बस ये कागज के टुकड़े के ऊपर कुछ लिखे हुआ हूं, क्या यही डॉक्यूमेंट होगा, या फिर इस एसी के रिमोट के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे ये भी डॉक्यूमेंट है, या फिर कुछ मेरी इस शर्ट के पीछे एलपी लिखा है, क्या यह भी डॉक्यूमेंट है, क्या मेरी ट्राउजर पे पीटर इंग्लैंड लिखा है ये भी डॉक्यूमेंट है? नहीं, हाँ नहीं, बताओ। यस, दिस ऑल आर डॉक्यूमेंट। सर हमने तो बचपन में ना कुछ फॉरेस्ट में जाके, कुछ जू में जाके, कुछ पेड़ पे ना आई लव यू लिख दिया था और अपनी गर्लफ्रेंड का XYZ उनका नाम लिख दिया था, तो क्या वो डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल डेफिनेटली वो भी डॉक्यूमेंट है। तो कोई भी चीज ऐसी जो भी, कोई भी, देखो अब मैं लेमन तरीके से अगर आपको बात करूं, कोई भी मैटर जो भी आपने एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है, लिखा है, कुछ फोटो बनाई है, रास्ता दिखाया है कि ऐसे आपको अंदर जाना है, मैप बनाया, नक्शा बनाया, कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी मैटर जो आपने एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है किसी भी सब्सटेंस पे, कोई जरूरी नहीं है कागज के टुकड़े पे, किसी भी सब्सटेंस पे, कोई भी मैटर जो आपने एक्सप्रेस किया है किसी भी सब्सटेंस पे, किस फॉर्म में? लेटर की फॉर्म में, न्यूमेरिक की फॉर्म में, फिगर की फॉर्म में, शेप की फॉर्म में, साइज की फॉर्म में, या फिर इन सब के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, पेप्सी का लोगो, तो इन सब को बोल सकते हैं, या तो आज हम इसको यूज कर रहे हैं, या फिर हमारी इंटेंशन है कभी फ्यूचर में मैं या कोई और इसको यूज करे और हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे ताकि फ्यूचर में यूज आए। दैट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट। यही बोलता है जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 3 क्लॉज 18। तो एक डेफिनेशन मेरे साथ बोलोगे सर, सेक्शन ड्राफ्टिंग की एक लीगल सेंस में बोले तो ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। सर कुछ लीगल और डॉक्यूमेंट के एग्जांपल बता दो दोनों टर्म्स। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, डीड बनाना, एग्रीमेंट बनाना, विल बनाना, तो ये सारे क्या होंगे हमारे। सर इतना समझ में आया? आपने तो बोला था कि हम तो ड्राफ्टिंग का पूरा बेस बताएंगे, आपने तो एक डेफिनेशन बना के उल्लू बना दिया। नहीं, आओ एसेंस ऑफ गुड ड्राफ्टिंग, एक लीगल ड्राफ्टिंग को करने के लिए किन किन पॉइंट्स की जरूरत है। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैंने बेसिकली अपने प्रोफेशन में लूथराज में जो भी मैंने सीखा है मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश अपने लेक्चर्स में भी करता हूं, और आज भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको पूरा डिलीवर करूं। जो भी मेरे अंदर है ले लो, उसको अपना मान के उसको लेना सीखो। अगर आप अकड़ में उस चीज को लेना चाहोगे तो कभी निकाल नहीं पाओगे, किसी के, मेरे नहीं, किसी के अंदर से भी। तो चलो सर, एसेंस के लिए ना मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है, बट मैं पहले चार्ट नहीं, पहले मैं बात करूंगा आपके साथ, मुझे अच्छा लगता है बातें करना, उसके बाद चार्ट दिखाऊंगा ना, रिटेन हो जाएगा। पहली चीज सर, एसेंस ऑफ गुड ड्राफ्टिंग, फीचर्स मान लो, एसेंस मान लो एक अच्छी ड्राफ्टिंग का। पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहली चीज सर, एक ड्राफ्टिंग के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग, आप कोई भी ड्राफ्टिंग करने के लिए चले हो, पहले मुझे एक बात का आंसर दे दो। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ड्राफ्टिंग सीखी है फाइनल में आके? एग्जीक्यूटिव में लॉ सीखा है फाइनल में आके? एग्जीक्यूटिव में लॉ सीखा, फाइनल में ड्राफ्ट। तो लॉ इज द फर्स्ट स्टेप, ड्राफ्टिंग इज द सेकंड स्टेप। सर क्लाइंट कहां आएंगे जहां आपको ड्राफ्टिंग बना के देनी है? एग्जाम में। या आपको फैक्ट कहां मिलेगा? या तो एग्जाम में मिलेगा या एक्चुअल लाइफ में मिलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो क्या मैं बोल सकता हूं लो फैक्ट, लो बेसिकली लो और फैक्ट लैंग्वेज, बेसिकली लो लैंग्वेज फैक्ट या लो फैक्ट लैंग्वेज, व्हाटएवर। तो क्या मैं बोल सकता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग, तो बेसिकली क्या हो सकता है? देयर मस्ट बी नेक्सस, नेक्सस सबने सुना होगा, देयर मस्ट बी कनेक्शन, देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन द लो फैक्ट द लैंग्वेज। तो पहली बात समझ में आई, नेक्सस होना चाहिए इन तीनों के बीच में। सर क्या हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोल सकते हैं दैट इज द एसेंस ऑफ ड्राफ्टिंग? यस, प्योरली एसेंस ऑफ द लीगल ड्राफ्टिंग इज द लॉ, फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज। इनके बिना आप ड्राफ्टिंग नहीं बना सकते। सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज आप बताओगे क्या इनका कॉम्बिनेशन कर दें तो क्या रेशो वाइज लॉ 80% होना चाहिए, स्किल्स 10% होनी चाहिए, और 10% क्या हमारे पास फैक्ट्स होना चाहिए? क्लाइंट आया, वो बोल रहा है सर हम 2 पार्टनर हैं और हमें ना पार्टनरशिप फर्म बनानी है, लेकिन हमारा रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60-40 होना चाहिए। आप बोल रहे हो हाँ इक्वल होना चाहिए, हमने लो पढ़ा था। अरे भाई फैक्ट्स तो सुन लो। अच्छा आपने फैक्ट्स सुन लिए लेकिन आपको लो नहीं पढ़ा था, आपने जबरदस्ती वाले सीएस बन के बैठे हो, आप चोरी करके सीएस बने हो, नकल करके सीएस बने हो। तो बराबर की नॉलेज होनी चाहिए लो की, फैक्ट की और लैंग्वेज की, रैंक इक्वली पारी पशु।
सर और हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग क्या होती है, क्रिस्टलाइज फॉर्म है। किस चीज की क्रिस्टलाइज फॉर्म है? कोई भी लीगल राइट है, कोई भी ड्यूटी है, कोई भी प्रिविलेज है, कोई भी स्टेटस है, वो अगर क्लियर करना है आपको तो जिस डॉक्यूमेंट पे आप लिखोगे क्रिस्टल एंड क्लियर फॉर्म की अगर आपने चीज लिखी है तभी वो एक अच्छी ड्राफ्टिंग मानी जाएगी, अदरवाइज वो बैड ड्राफ्टिंग मानी जाएगी। क्या मैं बोल सकता हूं ड्राफ्टिंग बनाना, ड्राफ्टिंग इज प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड, किस चीज के लिए बना जाता है? फॉर लीगल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट को बनाना, डेवलप करना, प्रिपेयर करना इज अ ड्राफ्टिंग। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा ड्राफ्ट होना, दैट इज कॉल्ड द ड्राफ्टिंग। विल बनाना, कन्वेंस डीड बनाना, सेल डीड बनाना, दैट इज कॉल्ड द ड्राफ्टिंग। सर एक बार रिवाइज करवा दो। पहला पॉइंट सिंथेसिस, सिंथेसिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग देयर मस्ट बी ए सिंथेसिस ऑफ द लॉ, फैक्ट एंड द लैंग्वेज। सर फिर आपने क्या बोला? एसेंस ऑफ द गुड ड्राफ्टिंग इज द लॉ, फैक्ट एंड द लैंग्वेज। फिर आपने क्या बोला? देयर मस्ट बी अ, बेसिकली हमने क्या बोला? नेक्सस बिटवीन द लॉ, फैक्ट एंड द लैंग्वेज। रैंक पारी पशु यानी इक्वली, सेम फुटिंग। फिर आपने क्या बोला? क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। सर फिर आपने क्या बोला? फिर हमने आपको बोला डेवलप और क्रिएट करेंगे लीगल इंस्ट्रूमेंट। सर और सर और भी बता दो, क्या पता एग्जाम में 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए, क्या पता नहीं आया हुआ है, मैंने नीचे डाल दिया है अपने टॉपिक में। रुको 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 रुको, सॉफ्टवेयर रुको, देखो ड्राफ्टिंग द सिंथेसिस ऑफ लॉ, फैक्ट्स एंड लैंग्वेज आया हुआ है 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो सर और भी लिखवा दो इसमें। हाँ लिखवाते हूं, मैंने ऑलरेडी बेसिकली लिखवाया हुआ है। तो प्री रिक्विजिट्स ऑफ ड्राफ्टिंग, क्या जरूरत है पहले ड्राफ्टिंग के लिए? क्या मैं बोल सकता हूं? स्किल्स ऑफ द ड्राफ्टमैन और नॉलेज ऑफ लॉ एंड फैक्ट, सो दैट पुट द फैक्ट इन सिस्टमेटाइज सीक्वेंस। जो भी आपके फैक्ट्स हैं उसको आप एक सीक्वेंस में डाल पाओ। तो प्री रिक्विजिट्स ऑफ ड्राफ्टिंग इज द नॉलेज ऑफ लॉ, फैक्ट्स एंड स्किल्स ऑफ द। सर जो हमारी ड्राफ्टिंग होती है क्या वो पहले सोचनी होती है या पहले लिखनी होती है फिर सोचनी होती है? मतलब एक लाइन बोली जाती है, क्लियर राइटिंग बिगिंस विद क्लियर कॉन्सेप्ट। बेसिकली एक क्लियर कॉन्सेप्ट या थिंकिंग में बोल सकता हूं। तो एक अच्छी राइटिंग आप तभी पेन उठा के लिख पाओगे जब आपका थिंकिंग लेवल पॉजिटिव होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो ड्राफ्टिंग इज द फर्स्ट थिंकिंग देन कंपोजिंग। तो ड्राफ्टिंग इज अ थिंकिंग देन प्रॉम्प्ट, उसको एक्शन उसके ऊपर लेना होगा, दैट इज कॉल्ड द ड्राफ्टिंग, फर्स्ट थिंकिंग देन कंपोजिंग। अगर सर हम बात करें ड्राफ्टिंग ऑपरेट्स इन 2 प्लेन्स, बेसिकली 2 बेसिक फंडे हैं ड्राफ्टिंग को सीखने के। क्या समझाऊं आपको? कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने चाहिए और वर्बली, शब्द कोश भी आपके पास होना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी आपके पास होना चाहिए, अपनी बात भी लिखनी आनी चाहिए। सो एक लाइन ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट ड्राफ्टिंग ऑपरेट्स इन 2 प्लेन्स। आपके आईसीएसई मॉड्यूल के अंदर भी ये कुछ बोलते हैं ना, हाईलाइटेड क्वेश्चंस के अंदर ये एक है। अच्छा, ड्राफ्टिंग ऑपरेट्स इन 2 प्लेन्स, फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्चुअल, सेकंड वन इज वर्बल। सर एक लाइन सुनना, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने वो लाइन बोली थी ना आपको कि क्लियर माइंडसेट होना जरूरी है, इसी तरीके से एक लाइन सुनना, बिसाइड सीकिंग द राइट वर्ड ड्राफ्टमैन शुड सीक द राइट कॉन्सेप्ट। ना कि सिर्फ सही शब्दों को आपको देखना है बल्कि सही कॉन्सेप्ट की भी नॉलेज होनी जरूरी है। तो ये दोनों चीजें हमारी क्या है? प्लेन्स। सर आपने इतना सारा बोल दिया, क्या कहीं पे लिखा हुआ है? हमें तो रिटेन करने में दिक्कत हो रही है, ये देख लो ना। स्किल, जॉब, ड्राफ्ट, लॉफुल, एम्बिट, डेफिनेशन, एग्रीमेंट, एग्जाम्पल भी, एसेंशियल्स। तो ये सारे क्या है? एक सक्सेसफुल ड्राफ्टिंग करनी है तो सर हमारे पास ये होने चाहिए। फिर देख लो ये मैंने चार्ट बनाया आपके लिए, एसेंशियल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग देयर मस्ट बी नेक्सस बिटवीन लॉ, फैक्ट, लैंग्वेज। एसेंस ऑफ ड्राफ्टिंग, लॉ, फैक्ट, लैंग्वेज। फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग देयर इज अ सिंथेसिस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ, फैक्ट, लैंग्वेज। इक्वल फुटिंग पे होने चाहिए। जिस बच्चे के पास मेरी बुक है उसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा बुक में से। अदरवाइज मैं आपको एक बार शो कर देता हूं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बुक तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आपको दे सकता हूं पीडीएफ फॉर्म में, बट स्टिल इक्वल फुटिंग क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। डेवलप करेंगे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। प्री रिक्विजिट्स क्या बताया था? स्किल्स ऑफ ड्राफ्टमैन, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड द लॉ, सो एज टू पुट द फैक्ट इन सिस्टमेटाइज सीक्वेंस। फिर मैंने क्या बताया था? ड्राफ्टिंग इज द फर्स्ट थिंकिंग देन कंपोजिंग, यानी क्लियर राइटिंग विद बिगिंस विद क्लियर थिंकिंग यानी माइंडसेट। प्लेन्स की अगर हम बात करें, ऑपरेट्स इन 2 प्लेन्स, द कॉन्सेप्चुअल एंड वर्बल। सर ये स्टार क्यों बनाया है? आगे आपको सबको समझ में? सर स्टार मैंने इसलिए बनाया है, एक लाइन ये जो मैंने आपको बोली है वो भी मैंने लिख दी है।
तो बिसाइड सीकिंग द राइट वर्ड्स द ड्राफ्ट्समैन सीक द राइट कॉन्सेप्ट। उसको पता एक्सट्रीम लेवल पे मैंने आपको इन डेप्थ डिटेल दे दी ड्राफ्टिंग की। पहला टॉपिक था, पहली क्लास है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में ड्राफ्टिंग का बेस आपका तैयार कर दिया। सर अपने एक क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा से आता है और हमें ना हमारी फैकल्टीज या हमें सेल्फ करने से ना वो चीज क्लियर नहीं हो पाई। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, या मैं बोल दूं दूसरे शब्दों में आप बस हमें कन्वेंसिंग बता दो, हम ड्राफ्टिंग और क्लियर हो जाएगा। सर कन्वेंसिंग है ना, आप हर नालायक बच्चे ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा आपने जरूर है। अभी आपको याद नहीं आया तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। कहां पढ़ा है सर? नहीं पढ़ा, नहीं याद आ रहा। इंडियन स्टैंप एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा है। तो अगर मैं बात करूं लेमन तरीके से, सर कन्वेंस होता क्या है? कन्वेंस को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो कन्वेंस इज इक्वल टू ट्रांसफर करना। बट सर क्या ऑलवेज हर ट्रांसफर को कन्वेंस बोलेंगे? नहीं। अगर मैं इनटेंजिबल एसेट को ट्रांसफर कर रहा हूं तो कन्वेंस नहीं बोलूंगा। मैं अगर टेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी प्रॉपर्टीज को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? दैट इज कॉल्ड द। तो अगर मैं बात करूं आपसे इनटेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या वर्ड यूज होगा सर? असाइनमेंट। अगर मैं टेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा हूं तो सर वर्ड क्या यूज होगा? कन्वेंस। लेकिन सारी नहीं, और कैसे कर रहा हूं वो भी ध्यान, मोड ऑफ कन्वेंस वो भी ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आज मैं रिलेट करूंगा और आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ बच्चों ने, जो मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने तो सुना भी नहीं होगा। सर इतनी डेप्थ में भी जा सकते हो आप, या कोई जा सकता है ड्राफ्टिंग पेपर में? सुनो फिर आओ। सर कन्वेंस का मतलब मैंने ट्रांसफर बोल दिया। किस चीज का ट्रांसफर होना? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना, वेदर मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दैट इज टेंजिबल एसेट्स का ट्रांसफर होना। तो क्या मैं बोल दूं आपको? कन्वेंस मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बिटवीन वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, या फिर ये बोल लो। सर ये तो एक लेमन डेफिनेशन। फिर इंडियन स्टैंप एक्ट सेक्शन, सर सेक्शन फिर बोल रहे हो, करो रिटेन 2 क्लोज 10 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, उसने 3 चीजें और ऐड कर दी इसके अंदर। बेसिकली उन्होंने क्या बोला इंडियन स्टैंप एक्ट ने? सर मैं आपको सब दिखाऊंगा चार्ट में लेमन तरीके से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सर जो कन्वेंस है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया आज। कैसे? सर कन्वेंस ऐसा जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, कन्वेंस ऐसा, ड्राफ्टिंग को हमने 2 पार्ट में, बेसिकली कन्वेंस ऐसा, ट्रांसफर हमने पढ़ लिया। अब ट्रांसफर कैसे हो रहा है? सर 2 तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। एक तो ट्रांसफर आप कर रहे हो बाय वे ऑफ सेल, तो इंडियन स्टैंप एक्ट ने 3 चीजें लॉजिकली ऐड की। पहला सर ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल। अब सर सेल ट्रांसफर कर रहा हूं, क्या किस चीज को ट्रांसफर करना? प्रॉपर्टी को। सर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी पूरी समझाऊंगा। ट्रांसफर कर रहा है बाय वे ऑफ सेल या फिर अदर लाइक इंस्ट्रूमेंट, सेल की तरह इंस्ट्रूमेंट, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट। सर क्या ट्रांसफर करना ऑलवेज एब्सोल्यूट जरूरी है? क्या पार्शियल ट्रांसफर कर सकते हैं? सारे राइट करने हैं या कुछ स्पेसिफिक राइट भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं? सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होंगे, पढ़ते टाइम कभी नहीं आए होंगे, अब आए हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? क्या सर ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है वो या इमूवेबल है वो? सर आज वाली प्रॉपर्टी या फ्यूचर वाली प्रॉपर्टी? सर इंडिया में प्रॉपर्टी या आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी? आ रहा है? एक एक चीज का मैं आपको लॉजिकली मैंने आपके नोट्स में डाल दिया है। तो कन्वेंस को मैं एक लेमन तरीके से आपको समझा रहा हूं। कन्वेंस इज दैट ब्रांच ऑफ ड्राफ्टिंग, है ड्राफ्टिंग ही वो। ड्राफ्टिंग इज लाइक फादर, वो उसका बच्चा है। लेकिन ड्राफ्टिंग इज अ जाइंट वर्ड, एक बिग वर्ड है, लेकिन ये उसकी एक स्पीसीज है, एक उसका काइंड है। तो कन्वेंस इज दैट ब्रांच ऑफ ड्राफ्टिंग, एक वो ब्रांच है ड्राफ्टिंग की, एक ब्रांच है, एक लेयर है ड्राफ्टिंग की जो डील करती है, विच डील्स विद, विच कवर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी? अभी आएंगे। अच्छा सर ये तो हमें समझ में आ गया। अब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो 2 तरीके से हो सकते हो, मोड ऑफ ट्रांसफर। देखो मोड ऑफ ट्रांसफर को मैं करता हूं 2 पार्ट में डिवाइड। पहला जो आप वॉलंटरली ट्रांसफर करोगे, सेकंड सर जो आप इनवॉलंटरली ट्रांसफर करोगे। सर ये तो समझ से में नहीं आ रहा। आएगा। वॉलंटरी ट्रांसफर का मतलब आपने अपनी इच्छा से, विलिंगनेस से ट्रांसफर किया है। इनवॉलंटरी ट्रांसफर का मतलब भी मैंने सारा चैप्टर नंबर 4 में आपको डिटेल में लिख के समझाऊंगा सारा, इनवॉलंटरी वॉलंटरी। आज मैं जान के खिचपिट नहीं पका रहा हूं, मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया बट सारा। देखो सुनो,
इनवॉलंटरी का मतलब आपसे एलिनेट की गई है, छीनी गई है जबरदस्ती, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, आपकी डेथ हो गई, उसके बाद आपके बच्चों में चला गया सक्सेशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कोई भी चीज ट्रांसफर है दैट इज इनवॉलंटरली, जो आपसे जबरदस्ती ली गई, अनविलिंगनेस है। विलिंगनेस के थ्रू ली गई है, उसमें भी मैं क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दूं? चलो यार क्या याद रखोगे सर, थोड़ा सा लिख दो प्लीज, बाद में हमें रिटेन रहेगा। हाँ फिर सुना सुना लगेगा। मोड ऑफ कन्वेंस, क्या प्रॉब्लम है? सॉरी। इनवॉलंटरली, इसमें एलिनेट होगा अनविलिंगली। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, गवर्नमेंट एक्वायर। सेकंड सर, क्या मैं इसको बोल दूं ऑपरेशन ऑफ लॉ, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है। इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या मैं बोल दूं? इनहेरिटेंस। सर क्यों ना इसमें विल भी बोल दो आप, मलाइको इसमें विल नहीं आएगा, कभी आप विल, कभी आप विल इसके अंदर डाल दो, क्योंकि क्योंकि वर्ड अभी रहता है इंटरप्रिटेशन कर। वॉलेंटरली ट्रांसफर करना, क्या मैं बोल सकता हूँ विलिंगली? लिखते रहने यार, ये मेरे को ना इतना लिखने का शौक नहीं है, मैंने पहले लिख लिया बहुत सारा इस चैप्टर का विलिंगली। अब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरप्रिटेशंस विद विलिंगली, विद कंसीडरेशन, खेलो कॉन्सेप्ट्स के साथ, विदाउट कंसीडरेशन। सर ये तो हम 3-4 में डिवाइड कर लें, 2 में डिवाइड करता हूं, लो जी। सर मैं तो इसको एब्सोल्यूट निकालना चाह रहा हूं, या सर मैं कोई पार्शियल ट्रांसफर कर रहा हूं, कन्वेंस का मतलब ट्रांसफर कर रहा हूं कंसीडरेशन लेके, स्पेसिफिक पार्शियल बोल रहे, स्पेसिफिक राइट को ट्रांसफर कर रहा हूं ओनली, RAGHT। एब्सोल्यूट में सर कोई एग्जांपल बता पाएगा मुझे? कोई भी महाशय एब्सोल्यूट में अगर मैं आज बात करूं सर सेल के थ्रू, सर और बता दो मुझे। एक्सचेंज, यहां जाओ फटाफट फटाफट, बताओ बताओ एग्जांपल, किसी भी कोई भी महाशय। मॉर्गेज, लाइक सेल, अगर हम टीपे की बात करें सेक्शन 54, एक्सचेंज सेक्शन 118 टू 121, मॉर्गेज सेक्शन 58 सर इसकी डेफिनेशन दी गई है 58A के अंदर। सर लीज सेक्शन 105, कहां हो भाई सेक्शन? टीपीए के बता रहा हूं, कंपनीज एक्ट के नहीं है। लाइसेंस, पहले बात इसको ये वाला लॉ डील नहीं करता, इंडियन ईजमेंट एक्ट सेक्शन 51 डील करता है। सर कैसे सेक्शंस याद रहते हैं? दैट इज मतलब ये मतलब ना ऑनेस्टली स्पीकिंग गॉड गिफ्टेड है, और मेहनत करो, री रिवीजन बार बार करो, रिटेन हो जाएगा। सर विदाउट कंसिडरेशन में क्या ऐसा हो सकता है? यस, गिफ्ट। सर क्या इसमें हम विल डाल दें? अभी तक के लिए डाल लो, अभी तक के लिए डाल लो, और कुछ बुक्स में मैंने भी पहले डाल दिया था और मैं गलती से उसको काटना भूल गया, अभी तक के लिए डाल दो और स्टार लगा लो। क्यों सर? अभी मैं आपको बताऊंगा। मैंने जो कि आपको बताया, कन्वेंस का मतलब क्या है? कन्वेंस का मतलब लेमन लैंग्वेज में अब तक मैंने आपको बताया, कन्वेंस का मतलब ट्रांसफर करना प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल या इमूवेबल, इतना मैंने आपको बता दिया, वेदर प्रेजेंट या वेदर फ्यूचर, वेदर इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, इतना मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर्टी का मतलब बता दिया। अब ट्रांसफर करना प्रॉपर्टी कहां? एक पर्सन टू अदर पर्सन। एक तो इंडियन स्टैंप एक्ट ने हमें बताया, पहली चीज जो एडिशन की सर, वो सेल के थ्रू भी हो सकती है यानी एब्सोल्यूट भी हो सकती है, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी हो सकती है यानी मॉर्गेज लीज इनके थ्रू भी हो सकती है। एक तो ये बताया। सेकंड चीज जो इंडियन स्टैंप एक्ट ने एडिशन की
जो इंडियन स्टैंप एक्ट ने सेकंड चीज का जो एडिशन दिया हमें, वेट फॉर अ वाइल, हाँ, उसने क्या बताया, बेसिकली मैंने ना आपको पहले ही बता दिया, वहां वर्ड लिखा था पहले प्रॉपर्टी, उसने बोला मूवेबल भी हो सकती है, क्योंकि सर वर्ड लिखा है बाय वे ऑफ सेल, ना कि ये लिखा है सेल डीड। सेल का मतलब प्रॉपर्टी मूवेबल की भी सेल हो सकती है, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और अदर देन मूवेबल यानी इनमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेल कोई भी हो सकती है, वो जो मैंने अभी आपको ऊपर ये बोला है, ये सेल आपकी मूवेबल की भी हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब, और इमूवेबल भी हो सकती है। तो इंडियन स्टैंप एक्ट ने आपको एक ये कॉन्सेप्ट दिया। सेकंड इंडियन स्टैंप एक्ट आपने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया कि सर ये प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, बिटवीन लिविंग पर्सन, दोनों पर्सन जिंदा होने चाहिए जिनके बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, उसको एक वर्ड दिया है इंडियन स्टैंप एक्ट सेक्शन 2 क्लोज 10 ने, इंटर विवोज, दैट इज बिटवीन लिविंग पर्सन, दो जिंदा इंसानों के बीच में होनी चाहिए। तो वेदर वो सेल के थ्रू हो या वो अदर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, अदर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हो, बट वो दोनों जिंदा होने चाहिए। ये एक सेकंड कॉन्सेप्ट इंडियन स्टैंप एक्ट ने दिया। सर एक चीज और उसने बताया, लेकिन भले ही वो ट्रांसफर भी हुई है, लेकिन अगर वो शेड्यूल 1 की ट्रांजेक्शंस के अंदर कवर हो गई है ना, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उनके ऊपर हमारा क्या नहीं लगेगा, उनको हम नहीं मानेंगे कि सर ये कन्वेंस है, और उसके ऊपर हमारी स्टैंप ड्यूटी एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट नहीं लगेगी, उसके ऊपर हमारी स्टैंप ड्यूटी इसी शेड्यूल के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। मैं एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एफिडेविट, एडॉप्शन डीड, एक बेस्ट एग्जांपल अप्रेंटिस डीड, अप्रेंटिस एक्ट के अंदर एक बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा, एओए। देखो एओए के ऊपर इन जनरल एओए के ऊपर होती है 25 रुपए स्टैंप ड्यूटी, सबको पता है, सब बच्चों को पता है। लेकिन अगर शेड्यूल 1 बोलता है, अगर कोई एक्ट चाहे तो, कंपनीज एक्ट चाहे तो स्पेसिफाई कर सकता है, यानी सेक्शन 8 कंपनीज के लिए नो स्टैंप ड्यूटी। तो इस तरीके से इन्होंने बोल दिया कि शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप फॉल कर गए तो आपके ऊपर क्या नहीं लगेगा, कन्वेंस नहीं मानेंगे, और उसके ऊपर हमारा स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। क्योंकि शेड्यूल 1 ने एक लिस्ट दे दी, भले ही उसके अंदर आपका ट्रांसफर हो, बट अगर शेड्यूल 1 के अंदर उसकी स्टैंप ड्यूटी स्पेसिफाई कर दी तो नॉर्मल कन्वेंस के अंदर आप फॉल नहीं करोगे, स्पेशल केस के अंदर आप आ जाओगे। सर किसी बच्चे को समझ में नहीं भी आया तो इसके ऊपर क्वेश्चन जनरेट मत करना, इररेलेवेंट है, टोटली आप एग्जामिनर का लेवल ही नहीं है कि वो पूछ ले। तो इतना समझ में आया। सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का फिर प्रोविजन आया, तो कन्वेंस जनरल डेफिनेशन प्लस सेक्शन 2 क्लोज 10 ऑफ स्टैंप एक्ट आया, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 प्लस सेक्शन 5 के साथ अगर हम मिला के पढ़ें तो ये पूरा हो जाएगा। सर इंडियन स्टैंप एक्ट ने 3 चीजें तो हमें बता दी कि ये हमारा मूवेबल पे भी लगेगा, यानी सेल है वगैरह वगैरह, मूवेबल पे भी लगेगी, लिविंग पर्सन के बीच में होगा, और कुछ एग्जाम्पशन। सर सेक्शन 5 ने हमें और क्या बता दिया, सेक्शन 5 ने बताया वो जो ट्रांसफर करेगा ना, वो दूसरा पर्सन भी हो सकता है, बिटवीन लिविंग पर्सन हिमसेल्फ, अपने आप को और दूसरे को भी, और दूसरों को सिर्फ दूसरे को भी, यानी मैं सिर्फ आपको भी सेल कर सकता हूं, कोई मेरी प्रॉपर्टी है और उसमें से कुछ पोर्शन में अपने पास रख के आपको भी दे सकता हूं, यानी ट्रस्ट हो सकता है, तो वो भी पॉसिबल है, सेक्शन 5 ने बताया। बट ये नहीं, हमने बोला जो कन्वेंस किया है ना, जो ट्रांसफर किया है, हमने ना उसके लूप होल, एडवोकेट्स ने, पढ़े लिखे लोगों ने उसके लूप होल से निकालने स्टार्ट कर दिए कि सर हम उसको ना सेल का भी नाम नहीं दे रहे, लीज का भी नाम नहीं दे रहे, मोर्गेज का भी नाम नहीं दे रहे, कोई नाम दे रहे मसाला बॉन्ड जैसे, ऐसे से नाम उठा के कहीं कहीं से। तो इस सेक्शन 5 ने क्या किया, बड़े नालायक लोग हैं, उसने बोले ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वेदर बाय वे ऑफ किसी भी इंडियन के कस्टम के अंदर कोई भी रीति रिवाज है, कोई भी आपने ट्रीटी बना ली उसके नाम को, कन्वेंशन, कोई भी आपका स्टैट्यूट अगर इंडिया का है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया लिख लेना, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो सब के थ्रू कोई भी आपने नाम ले दिया, सबको ट्रांसफर मान लेंगे, कन्वेंस मान लेंगे, और गवर्नमेंट उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल, बेसिकली स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है वो ले लेगी। और रजिस्ट्रेशन कहां चेक करेंगे, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जाके हम उसका रजिस्ट्रेशन चेक। सर समझ में आ गया, बस अब आप है ना एक बार जो लिखा हुआ है आप वो दिखा दो, हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो कन्वेंसिंग वाइडर टर्म है, ड्राफ्टिंग वाइडर टर्म है। तो अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं, ऐसे समझाऊं, ये ड्राफ्टिंग है, कन्वेंसिंग है। कन्वेंसिंग का मतलब इज दैट ब्रांच, यहां ना मैं लिखता हूं ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग तो अपने नाम में है ही, वर्ड जॉइंट वर्ड सारी चीज। अब इज दैट ब्रांच, कन्वेंसिंग अपने नाम में क्या है, कन्वेंसिंग अपने नाम में इज दैट ब्रांच ऑफ ड्राफ्टिंग विच डील्स विद पीओपी, मतलब
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी विच इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी का मतलब बस मैंने यहां लिख दिया मूवेबल इमूवेबल, ये आप काट भी सकते हो, कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई बात नहीं, यहां तक लिख लो। फिर विच डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, करना इसको सर हमने नाम दिया कन्वेंस, सेक्शन 2 क्लोज 10 मैंने आपको बताया। इंक्लूड कन्वेंस ऑन सेल, और ये स्टैम्प एक्ट ने डेफिनेशन दी, और ऑन एवरी अदर इंस्ट्रूमेंट। अब सेल के थ्रू कैसे हो सकता है यार, वेट 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 वेट, एब्सोल्यूट ट्रांसफर। तो ये सारी चीज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी जब आप ये नोट्स आपको इसके अंदर देखोगे। अब देखो विच डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सर इसका एग्जांपल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट, रिटेनरशिप एग्रीमेंट, कुछ ट्रांसफर थोड़ी ना हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। सर आपने ना विल लिखवा के काटा था, अब आपको समझ में आ गया, इंडियन स्टैम्प एक्ट ने उसका आंसर दिया बिटवीन इंटरव्यूज या विल, मेरे मरने के बाद ट्रांसफर इफेक्ट में आएगा या पहले डेथ, तो विल हमारा कन्वेंस के अंदर नहीं आएगा। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग, हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसको कवर। चलो जी, फिर मैंने ना आपको और अच्छे से समझाने के लिए क्या किया, पार्शियल और इसका पूरा पूरा चार्ट बना दिया, पार्शियल और स्पेसिफिक राइट को, एक्सेप्ट ट्रांजैक्शन जो कवर्ड है शेड्यूल 1 में, पूरा समझा दिया डेफिनेशन। आप चार्ट्स भी बना के दे रखे हैं, विच डज नॉट इंक्लूड, ऐसी चीजें जिसके अंदर विच डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर बाय वे ऑफ, कौन सी ऐसी चीज जो भले ट्रांसफर है लेकिन ट्रांसफर हुआ कैसे, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, वो क्या नहीं होगा, कन्वेंस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, हमें ना इन डिटेल बता दो, ठीक है। एज पर जनरल क्लोज एक्ट, जीसी का मतलब जनरल क्लोज एक्ट 1899, ये क्या 1897 सॉरी, ओके, मूवेबल भी इमूवेबल भी, मे बी प्रेजेंट फ्यूचर इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, लेकिन सारी आउटसाइड इंडिया नहीं, वो वाली जिसका एक्ट ऑफ कन्वेंस यानी ट्रांजैक्शन इंडिया में हुई है, लेकिन जिसका एक्ट ऑफ कन्वेंस यानी लेने वाला भी बाहर है बेचने वाला भी बाहर है, तो उसके ऊपर कन्वेंस नहीं लगेगा। सर ट्रांसफर ऑफ एक्ट का मैंने आपको समझा दिया, बट फिर भी एक बार देख लो, ये क्या बोलता है, ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, मींस एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन, दैट इज इंटरव्यूज, ये मैंने जोड़ दिया, वेदर बाय वे ऑफ कस्टम कन्वेंशन, किसी के अंदर भी लॉ इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, और टू हिमसेल्फ और वन और मोर अदर लिविंग। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आज के बाद नहीं बोलोगे ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग में कोई भी डाउट है, एक लाइन में कवर करूं। सर ड्राफ्टिंग इज अ, अगर मैनर की बात करें, ड्राफ्टिंग इज अ वे एंड मैनर टू डील्स विद द डॉक्यूमेंट, बट अगर मैं कन्वेंसिंग की बात करूं, कन्वेंसिंग भी डॉक्यूमेंट है, लीगल ड्राफ्ट है, बट वो मोर स्ट्रेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड मच रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मच कंसर्न विद द मैटर विच रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ। ठीक है जी, तो डिफरेंस पढ़ते रहना, मेरी बुक के अंदर अवेलेबल भी है डिफरेंस, देख लो। ये चार्ट जो भी मैंने आपको बनाया है मेरी बुक के अंदर अवेलेबल है, ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल है, ये सारा मैंने अपनी बुक के अंदर एनालिसिस डाल के दिया है अपनी इजी लैंग्वेज में, ये देख लो, ये दिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग, नेक्सस, साइड में रिलेट भी किया है, हाईलाइट भी किया है जिन वर्ड्स को आपको फोकस करना है, तो बेस्ट रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। तो मतलब आपको बस इन चीज़ों को इक्वल फुटिंग, डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, स्किल्स, नॉलेज, सो दैट आपको रिटेन करने में ईजी हो जाए। देयरफॉर ड्राफ्टिंग द फर्स्ट थिंग, सेकंड कंपोजिंग, प्लेन्स, conceptual verbal, besides seeking, convincing, general definition as per Stamp Act section 2 clause 10, पहला सेल और every other instrument by which movable और immovable, ये बोल देना movable को ऐड किया गया, ट्रांसफर इंटरव्यूज बिटवीन यानी लिविंग पर्सन, तो सबका मीनिंग भी मैंने साइड में डाला, विच इज नॉट शेड्यूल 1 के अंदर नहीं आएगा, जो एज पर सेक्शन 5, सब कुछ डन। ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ पार्शियल, ये बोल सकता हूँ एब्सोल्यूट। अगर इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, विद कंसीडरेशन जब आपको समझाया, विदाउट कंसीडरेशन गिफ्ट आ जाएगा, विद कंसीडरेशन सेल और एक्सचेंज आ जाएगा, बिक्विथमेंट गिफ्ट, बिक्विथमेंट, डन ना सर? सब समझ में आ रहा है? ये एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सब समझ में आ गया। ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग के बीच में डिफरेंस है, देखो बोथ टर्म्स ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग प्रोवाइड सेम मीनिंग ऑल्दो, बट इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। देखो कन्वेंसिंग गिव मोर स्ट्रेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, ज्यादा से ज्यादा देखो कागजी कार्रवाई तो हो गई अगर जमीन के मुद्दे जुड़े हैं, तो कुछ ट्रांसफर जुड़ा है, मेरी जमीन आप तक गई है, आपकी मेरे तक आई है, तो पैसे का मामला है, तो डॉक्यूमेंटेशन होंगे, एंड मच कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वेयर ड्राफ्टिंग गिव जनरल मीनिंग सिनोनिमस टू प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट।
अगर ड्राफ्टिंग को एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो डॉक्यूमेंट्स को बनाना, प्रिपेयर करना, इट्स ड्राफ्टिंग, इट्स ड्राफ्ट। डन। और बाकी आप देखते रहना, ये मेरी बुक में कुछ एडिशन भी मैंने डाला है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं कि क्यों जरूरी है ड्राफ्टिंग की नॉलेज लेना। अब ये देखो, वे एंड मैनर, कोई भी डॉक्यूमेंट को बनाना, लेकिन ओनली दोज डॉक्यूमेंट जो डील करते ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये इसको डेफिनेशन अगर बात करें तो ड्राफ्टिंग को कौन कौन डील करता है, 3 क्लॉज 18 डॉक्यूमेंट भी, सेल एक्ट भी, कंपनीज एक्ट भी, इसको बस स्टैम्प एक्ट डील करता है। इसमें डॉक्यूमेंट पे स्ट्रेस होता है, नैरोअर टर्म है, वाइडर टर्म है, रिटेनरशिप और सेल डील, सब कुछ बता चुका हूं। इसके बारे में आ जाओ। देखो यार, ये बच्चों वाली चीज है प्लीज, बट स्टिल फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको नोट्स में से दिखा दूं मैं एक बार। सब बच्चों को पता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रोमिस, प्रोमिस प्लस आप भी मुझे प्रोमिस कर रहे हो, मैं भी प्रोमिस कर रहा हूं। अगर एक्सचेंज ऑफ प्रोमिस, रेसिप्रोकल प्रोमिस अगर हो गया, दैट इज कॉल्ड द एग्रीमेंट। तो रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट का एक मेजर पार्ट है, रेसिप्रोसिटी होना चाहिए एग्रीमेंट के अंदर। सर तो प्रोमिस के बदले में प्रोमिस आ गया, दैट इज कॉल्ड द एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में भी एनफोर्सेबल और अनफोर्सेबल, गलत काम के लिए भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट भी हो सकता है सेक्शन 30, वो एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रोमिस प्लस एनफोर्सेबिलिटी, यानी सेक्शन 10 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट, अगर वैलिडिटी, क्या मैं बोल सकता हूं दैट इज अ वैलिड, इट्स अ वॉइडेबल, वॉइड। तो वैलिड के लिए सेक्शन 10 को चेक करना है। सेक्शन 10 बोलता है सर कंसिडरेशन होनी चाहिए, बट कंसिडरेशन कितनी भी हो वो जरूरी नहीं है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट होना जरूरी है। अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। अच्छा, मेजर हो, माइनर ना हो। अच्छा, उसके अंदर इंसेंट वो पर्सन क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कल्प्रिट नहीं होना चाहिए, आरोपी नहीं होना चाहिए, दोषी नहीं होना चाहिए, और बेसिकली ये काफी, हम क्या बोल सकते, कंपेटेबल पर्सन होना चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें जो आपने बचपन में पढ़ी है, मैं प्लीज इस पे टाइम डिवोट नहीं करना चाह रहा हूं, तो वो सारी चीजों को कंसिडर करेंगे। तो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज लॉफुल, वो कभी भी वॉइड नहीं होगा, मतलब इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऑलवेज वैलिड रहेगा। वॉइड हो सकता है अगर कोई भी एग्रीमेंट आपका कोई भी ब्रीच हो जाता है तो एलिमेंट, ठीक है। A contract is an exchange of promises by 2 or more person resulting in an obligation to do। कोई भी काम को करने के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है और किसी भी काम को ना करने के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है। सर आपको सीआर नहीं पढ़ाना, ये हमारे बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, मैं आपको और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एब्सटेन एग्रीमेंट। तो बेसिकली एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी कोई काम को करने से रोकना, दैट इज नेगेटिव एग्रीमेंट, बट है लीगली है, अलाउड है, एक लेवल तक अलाउड है, ठीक है जी। अभी हमने कन्वेंसिंग किया अच्छे से, अभी हमने ड्राफ्टिंग किया अच्छे से, अभी हमने इनका डिफरेंस किया। सर एक बढ़िया सा डिफरेंस एग्जाम में अगर आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वेंसिंग? तो ये क्या पूछ लिया, सोचो सोचो। मैंने अपनी बुक में ना एक और लेवल पे जाके क्वेश्चन डाला है, एक और लेवल पे जाके क्वेश्चन भी डाला है मैंने। पहले तो इसी पे आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंसिंग के बीच में डिफरेंस, सर ये क्या मतलब होगा? मैं बोल सकता हूं सर ये दोनों टर्म्स अपने आप में इंटरचेंजेबली यूज हो ही नहीं सकती, किसी भी तरीके से नहीं हो सकती, कभी भी कन्वेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट यस, एक हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को कन्वेंस की तरह कई बार ट्रीट कर लेते हैं, सेल डीड, क्या बोल सकते हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट। हम सेल एग्रीमेंट बनाया और उसी को ही हम उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे कर दे, तो सेल एग्रीमेंट या सेल कॉन्ट्रैक्ट, देखो जब आप चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, आज मैंने आपको दिखाया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है, बट वहां मैं आपको खुद ही बोलूंगा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वन एंड द सेम थिंग, आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो आप ड्राफ्टिंग पेपर के अंदर। बट क्या मैं बोल सकता हूं कि वहां अगर हमने एग्रीमेंट को ही उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी, रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी, अगर उसी को हमने कॉन्ट्रैक्ट मान लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा क्या बन गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट को ही ऊपर हमने दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड द कन्वेंस। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट, सेल करना वो भी अपना में कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट को समटाइम्स हम बोल सकते हैं कन्वेंस है, बट इन जनरल नहीं है। तो पढ़ते रहना इसके बीच में, इसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, इसके ऊपर टीपीए लगेगा, डिफरेंस, ये ऑलवेज एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा कुछ कन्वेंस होगा। अच्छा, इसमें आप देखोगे यहां रेसिप्रोसिटी ऑफ प्रोमिसेस होगा, आप मैंने आपके लिए कुछ किया, आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा, मैं ऐसा कर दूंगा, आपको भी ऐसा करना होगा, रेसिप्रोसिटी ऑफ प्रोमिस कर देना। लेकिन यहां क्या है, ऐसा कुछ भी प्रोमिस नहीं है, मैं टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूं, आप मुझे पैसे दो बस। यहां मैं अगर ब्रीच करता हूं कॉन्ट्रैक्ट में तो मेरे पास बहुत सारे राइट हो गए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना, आपके अगेंस्ट कॉम्पेंसेशन लेना, और अदर राइट्स भी होंगे, रेस्टिट्यूशन राइट्स बेसिकली।
लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं, ऐसा कोई भी राइट नहीं होगा, बस एक ही राइट होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना। मैं आपसे बिकवा लूंगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपने पढ़ा हो तो वहां भी बोला गया सेक्शन 10 के अंदर जाके कि हम वो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर है तो हम उससे जबरदस्ती वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। सर ये एक लेवल का क्वेश्चन है। सेल डीड और कन्वेंस डीड में क्या डिफरेंस है? सर एवरी कन्वेंस डीड इज नॉट अ सेल डीड, बट एवरी सेल डीड इज अ कन्वेंस डीड। बस पढ़ते रहना, अब अंदर का मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। सर पॉइंट नंबर 3 पे हम आ गए हैं, बड़ा मजा आने वाला है। इंपॉर्टेंट सेशन अब हमारा अब तक भी था और अब के बाद भी हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर हम बात करें सर हेडिंग पढ़ो, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, मतलब ड्राफ्टिंग को करने का एक जनरल बेसिक फंडा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस सेक्शन को। इस थर्ड हेडिंग को ए बी सी में डिवाइड किया है मैंने। और बेसिकली ड्राफ्टिंग का मतलब डीड बनाना, कन्वेंस करना या अदर राइटिंग्स कोई भी, उनके लिए 3 चीजों की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ड्राफ्टिंग इज अ स्किल्ड जॉब, एक पढ़े लिखे इंसान की जॉब है, इसको कोई अनपढ़ इंसान नहीं कर सकता। इसके अंदर आप कैसे कैसे करोगे, बस ये सुन लो, इसका मैंने नोट्स नहीं बनाया, सुन लो। पॉइंट ए का पूरा ए नहीं, हाफ के मैंने नोट्स नहीं बनाए, सुनो। आ जाओ इधर मेरी तरफ आओ। सर कैसे करते हैं ड्राफ्टिंग, आओ मेरे साथ। मैं बैठा हूं आपके सामने, आप मेरे सामने क्लाइंट बन के आए हो। सर हमें पार्टनरशिप बनानी है। मैं क्या पूछूंगा, सबसे पहले एक स्किल्ड जॉब, मैं पढ़ा लिखा हूं, प्रैक्टिसिंग हूं, लॉ की नॉलेज है, फैक्ट्स की नॉलेज है। सर फैक्ट्स बताने शुरू करो। पहले मैं आपका नाम पूछूंगा, ठीक है जी, नाम है आपका वटएवर XYZ, मतलब आपका नाम है। सर नेम पूछ लिया, डिस्क्रिप्शन कौन हो आप, देन उसके बाद मैं आपका एड्रेस पूछूंगा, कहां हो, कहां रहते हो, फॉरेनर तो नहीं हो। रेलेवेंट पर्टिकुलर्स जो भी मेरे पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं वो सारे पूछूंगा। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, नेसेसरी पर्टिकुलर्स विच फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। थर्ड क्या होगा, सर मैं कोशिश, एक अच्छी ड्राफ्टिंग वही होगी, अच्छा ड्राफ्टमैन वही होगा जो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा कि अपनी इंटेंशन को अपने कम और अच्छे शब्दों में क्लियरली और कंसाइजली अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस कर जाएगा। भाई सामने वाले की इंटेंशन को लिख लेगा बैठ के, फटाफट एक सिनोप्सिस उसके रेडी कर लेगा। फोर्थ, और इसका बेसिकली फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं इसके बाद, अब मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लियर आइडिया हो मुझे, क्या आप मेरे से चाहते हो, क्या आप मेरे से बनवाना चाह रहे हो, मुझे क्लियर आइडिया हो, तो वो क्लियर आइडिया भी मैं आपका ले लूंगा। अब कोशिश करूंगा जो भी मैंने क्लियर आइडिया लिया था, जो भी मैंने अपनी क्लियरली कंसाइजली लिखा था, जो भी मैंने पर्टिकुलर्स आपके लिए थे, जो भी आपका नाम डिस्क्रिप्शन लिया था, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस किस तरीके से। वैसे मैंने एक क्लास यूट्यूब पे डाली भी हुई है, वही क्लास मुझे री अपलोड करनी है, वो हाउ टू ड्राफ्ट वाली। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा इसमें आपको, अब वो जो इंटेंशन थी, जो आपके आइडिया था, कोशिश करूंगा उसको लो के दायरे में रह के मैं उस आपकी इंटेंशन को मटेरियलाइज कर दूं, उसको कंप्लीट कर दूं, कंसीव जो आपका आइडिया था उसको लो को ब्रीच ना करते हो, ऑफेंड ना करते हो, लो के दायरे के अंदर रह के उसको कर लूं। कोई भी चीज आपसे जो पहले मैंने ली है, जो पहले आपसे पूछा गया था पॉइंट, वही उसके अंदर डालूं। एट रैंडम आप मेरे पास बाद में कुछ भी चीज एडिशन डिलीशन ना करवाओ, पहले आपसे जो पूछा गया था वही हो। अब ध्यान रखना, आप एक अच्छे ड्राफ्टमैन हो, अगर एक पार्टी या दोनों की दोनों पार्टीज कंपनी हुई, अगर एक पार्टी या दोनों की दोनों पार्टीज कंपनी हुई, तो वहां आपको एक दो ना बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि कंपनी है, बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन, तो खुद के डिसीजन तो नहीं ले सकती, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एओए के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, या फिर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बीआर पास करके क्या पावर असाइन की गई है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर ऑफ अटर्नी दी गई है? बस ये दो याद रखो, क्या बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू पावर असाइन की गई है, डेलीगेट की गई है? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस पर्सन ने डिसीजन लिया है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पावर ऑफ अटर्नी दी थी उसको बेचने की, वो काम करने? तो क्या पावर असाइन की गई है, डेलीगेट की गई है, वो पॉइंट ध्यान रखो। पहली चीज जो आपको याद रखनी है, क्या ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर पावर है ये काम करने की, सेल करने की? सेक्शन 181C, क्या वो प्रॉपर्टी सेल करने की पावर है? 181A, क्या लीज पे, मोर्गेज पे देने की पावर है? वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद चेक करो क्या पावर जो पर्सन डील कर रहा है क्या उसको डेलीगेट की गई है। तो इन सारी चीजों का एक अच्छे ड्राफ्टमैन को, अच्छा मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैंने नोट्स में भी नहीं डाला है, तो जो बच्चों के पास मेरी बुक है वो या सामने कि क्लिक कर लो यूट्यूब की वीडियो का, तो आप देख सकते हो सब कुछ, पावर ऑफ अटर्नी दी है, मैंने सब कुछ बोल दिया। ये पॉइंट मैंने डाला है सर, स्किल ड्राफ्टिंग इज अ स्किल्ड जॉब, ए पॉइंट इसमें लिखा कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट एसेंस जो जरूरी है एक ड्राफ्टमैन को ध्यान रखने। सर ये पॉइंट्स ना हमें रिटेन करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, इतने सारे पॉइंट्स आप बोल रहे हो कैसे? भाई मेरे पास निमोनिक्स हैं, मैंने आपको वादा किया था आपके 70 मार्क्स दिलवाने हैं, इंडिया में टॉप करवाना है, आपकी मेहनत को और पॉलिश करके सामने लाना है, आपको हीरा बनाना है, डायमंड बनाना है। तो सर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल ड्राफ्टिंग स्किल जो एक हर ड्राफ्टमैन के अंदर होनी चाहिए, जो लीगल ड्राफ्टिंग करने के लिए सर क्रिकेट खेलना आना चाहिए। ये क्या बोल दिया आपने? क्रिकेट खेलना आएगा जब तो आप एलपीडब्ल्यू का पता होगा, और एलपीडब्ल्यू का पता होगा जब तो आपको डीआरएस का पता होगा। किन किन बच्चों को डीआरएस का पता है? सर मुझे पता है। किन किन को एलबीडब्ल्यू का पता है? सर मुझे पता है। किन किन को क्रिकेट का पता है? सर हमें सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है। तो एक निमोनिक्स बनाया है, इसके लिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा अपने बुक्स में, वही निमोनिक्स। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू आउट होने पे डीआरएस मिलता है। सर सी डिनोट्स क्रिकेट, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू आउट होने पे डीआरएस मिलता है। सर ये तो आपने लिख दिया, रिटेन कैसे होगा? मेरे साथ बोलो, क्रिकेट में सी एलबीडब्ल्यू आउट होने पे डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डीआरएस मिलता है। सी का मतलब जो टेक्स्ट होगा आपके डॉक्यूमेंट का, कीपिंग द कंटेंट या टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन क्लियर एंड कंसाइज। तो जो टेक्स्ट होगा, कंटेंट होगा, क्लियर होगा, कंसाइज होगा। सर एल का मतलब क्या है? लॉजिकल वे में प्रेजेंटेशन होगी, जो आपका टेक्स्ट होगा, जो कंटेंट होगा, उसको लॉजिकली प्रेजेंट करना है आपको। सर ये तो हो गया क्रिकेट, एलबीडब्ल्यू। डी का मतलब क्या है? लॉन्ग पैराग्राफ आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पैराग्राफ या सब पैराग्राफ्स। सर ये भी समझ में आ गया। आर का मतलब जो आप कंटेंट लिखोगे ना, जो आपकी लैंग्वेज होगी, जो आपका टेक्स्ट होगा, वो रीडर फ्रेंडली मैनर में होगा, यूजर फ्रेंडली मैनर में होगा, सबको समझ में आएगा। ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखोगे सर, आपको तो ड्राफ्टिंग आती है तो ऐसी लैंग्वेज लिख जाओगे जो लेमैन को समझ में ना आए, जो आपके क्लाइंट को समझ में ना आए। एस का मतलब सर आप क्या बोलोगे? सर एस का मतलब मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली। ये नहीं कि पहले तो आप उसकी बेसिकली पहले तो आप उसके बारे में लिख रहे हो कि सेल डीड है, उसके बाद उसका नाम बता रहे हो। नहीं, एक स्ट्रक्चर, एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमेटाइज सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। सर एक बार दोबारा बोलोगे, सी एल क्रिकेट में एल एलबीडब्ल्यू आउट होने पे डीआरएस मिलता है। क्लैपिंग। तो सी का मतलब क्लियर एंड कंसाइज, एल का मतलब लॉजिकल प्रेजेंटेशन, डी का मतलब डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, आर का मतलब रीडर्स फ्रेंडली लैंग्वेज, और एस का मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली। सर नोट्स बना रखे हैं तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। क्लियर कंसाइज क्रिकेट में। सर और 3-4 पॉइंट और बता दो ना, इसमें अच्छा सा लग रहा है हमें, तो इतना पढ़ लिया। सर जो हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे ना, सिंपल क्लियर होगा, कंसाइज होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो आप कंटेंट का जो क्रक्स है वही खो दो, जो इंपॉर्टेंट है इतना क्रक्स कर दो कि जो उसके अंदर लिखना था वही लेफ्ट आउट, वही भूल जाओ। तो ध्यान से थोड़ा सा सर कोशिश करो, सपोर्ट करो अपनी बात को रखने के लिए ना, केस लॉज की, प्रेसिडेंट की, शेड्यूल की, एनक्लोजर्स की, कोशिश करो उनको साथ साथ कोट करो केस लॉज को अपनी बात को प्रूव करने के लिए। सर सिंपल एंड कंसाइज, इसका मतलब क्या होगा? सर सिंपल एंड कंसाइज का मतलब बता दिया मैंने पहले आपको। हाँ, एक अच्छा लॉमैन, जैसे मैं आपको सामने हर लॉज के सेक्शंस बोल रहा हूं, नॉलेज ऑफ ऑल लॉज एक ड्राफ्ट्समैन को होनी चाहिए, जिस भी ड्राफ्ट में आप डील करो, एटलीस्ट उससे रिलेटेड लॉ। समझ आ रहा है बच्चे को? समझ में आया? लॉक कर दे, आगे बढ़े। चलो जी सर बुक की तरफ ही आ जाओ, वहां ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कैची कैची लग रही है बुक, तो रिटेन करने में थोड़ा सा लंबा लेक्चर जा रहा है। देखो मेरी आदत नहीं है थोड़ा सा क्रक्स में करने की। देखो इसके ये देख लो, ड्राफ्टिंग स्किल जो 5 मार्क्स करवा दिए, जनरल प्रिंसिपल्स का ये अभी आगे आएगा। 3A पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। सर 3B की हेडिंग क्या है? आपने ड्राफ्टिंग इज अ स्किल जॉब तो पढ़ लिया, बी क्या बोलता है? इन एडिशन। भाई ऊपर जो आपकी जॉब स्किल है, पढ़ी लिखी है, ठीक है मानते हैं, कुछ रूल्स भी तो होने चाहिए ड्राफ्टिंग के जो आपको फॉलो करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है सर, कुछ रूल्स इन एडिशन, जो कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं ड्राफ्टिंग के। सर सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, फॉलोअर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। सर हमें ना ये रिटेन नहीं होता और इनका सीक्वेंस भी बिगड़ जाता है, और हमें ना रिटेन नहीं रहते, कुछ 2 या 3 ही रहते हैं। मैं बैठा हूं ना, फेल हो गए तो अंकुश बंसल बचाएगा, यही तो निमोनिक्स है। फेलियर इन CS सॉल्यूशन इज अंकुश। सर ये तो मस्त है, FCSSSA, जो भी मैंने कैप से लिखा है वही हमारा निमोनिक्स है। तो F का मतलब सर सुन लो, लिख रखा है, मेहनत नहीं कर रहे डबल। तो फेलियर इन CS बोलो मेरे साथ, सॉल्यूशन इज अंकुश। ये तो कभी नहीं भूल सकते, ना मैं भूलता हूं ना आप भूलोगे कभी भी। फेलियर इन CS सॉल्यूशन इज अंकुश। F का मतलब फेलियर, अरे फेलियर नहीं, नलायक हो, यहां हूं। F का मतलब यूज फार फैच वर्ड्स,
rather than यूज करेंगे फैमिलियर वर्ड्स rather than far-fetched वर्ड्स। सर बेसिकली फारफेच का मतलब क्या होगा, जो डाउटफुल मीनिंग क्रिएट करें, डबल मीनिंग क्रिएट करें, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना। तो बेसिकली क्या बोल रहा हूं, यूज फैमिलियर वर्ड्स rather than far-fetched। सर एफ तो हो गया। अब सी का मतलब यूज कंक्रीट वर्ड, बोलते हैं ना सॉलिड माल लगाओ, कंक्रीट वर्ड rather than एब्स्ट्रैक्ट, अप्रोक्सीमेटली, समरी वाले वर्ड्स, ऊपर ऊपर से बातें बोलना, ऐसी मत। तो यूज फैमिलियर वर्ड्स rather than far-fetched वर्ड्स, यूज कंक्रीट वर्ड rather than एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। सर ऐसा होगा, use shorter sentences rather than longer sentences, use single word rather than number of words, use single words rather than circumlocution words। बेसिकली क्या बोलते हैं, सिंगल वर्ड rather than circumlocution word, use section word सर 1 2 3 4 rather than roman words, रोमन नंबर्स का यूज मत करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज यूज एक्टिव वॉइस rather than। तो उम्मीद है सबको रिटेन हुआ होगा, नोट्स आपके सामने हैं, ये मैंने लिख भी दिया, देखो ये ना मैंने कुछ लिख दिया। एक अच्छा ड्राफ्टमैन क्या होगा, ये लाइन को रट लेना। एक अच्छी ड्राफ्टिंग कब होगी, वाइल ड्राफ्टिंग द लीगल डॉक्यूमेंट द ड्राफ्टमैन शेल, ध्यान से सुनो मेरी तरफ देखो, शेल पुट हिमसेल्फ एट द प्लेस ऑफ द रीडर एंड बेसिकली सेटिस्फाई, रीड द डॉक्यूमेंट एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द कंटेंट, इंटरप्रिटेशंस एंड सेंस इट कैरीज। क्या बोल दिया, पुट, एक अच्छा ड्राफ्टमैन कौन होगा, जो बनाते टाइम पे क्या ध्यान रखेगा, पुट आवर सेल्फ एट द, पुट हिमसेल्फ ऑन द या एट द प्लेस ऑफ द रीडर एंड रीड द डॉक्यूमेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द इंटरप्रिटेशंस और बेसिकली कंटेंट, satisfy yourself about the content, interpretations and sense it carries। समझ में आ रहा है सबको। तो अपने आप को एक अच्छी ड्राफ्टिंग तभी हो जाएगी। आप एग्जाम में लिखते हो क्वेश्चंस आंसर लिखते टाइम पे बस अपने आप को एग्जामिनर की जगह रख लो, सर चेक करना होगा तो क्या कुछ समझ में आ गया, कीड़े मकोड़े मार के आए हो, तो बेस्ट ड्राफ्टिंग आप कर लोगे अपने आप में, ठीक है ना। तो रूल्स ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग, अब बी पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि नोट्स रेडी हैं, फॉलोअर्स रूल्स, फेलियर इन सीएस सॉल्यूशन इज अंकुश। ये देख लो बहुत प्यारे तरीके से बनाया है, डाउटफुल मीनिंग नहीं होगा, सरकमलोकेशन मतलब सिनोनिम्स का बार बार यूज नहीं करना है, सिंगल वर्ड को यूज करो। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, मैं बोल रहा हूं आपको, आपने एम्बिगुअस वर्ड का यूज मत करो। सर एम्बिगुअस का मतलब डबल मीनिंग, सर एम्बिगुअस का मतलब एब्सर्डिटी, सर एम्बिगुअस का मतलब वेग। सर आपने 4-5 वर्ड बार बार यूज कर दिए, मैं तो डिक्शनरी देख देख के पागल हो गया हूं सर। ये सारे एक ही वर्ड के सिनोनिम्स हैं, मत करो ऐसा, एक ही वर्ड को बार बार फॉलो करो थ्रू आउट द, ठीक है, अच्छी ड्राफ्टिंग होगी। तो मेरे साथ रिपीट करो, फेलियर इन सीएस सॉल्यूशन इज अंकुश, यूज far-fetched word, familiar words rather than far-fetched word, use concrete word rather than abstract word, use single word rather than circumlocution word, use shorter sentence rather than longer sentence, use section word rather than roman words, और use active voice rather than passive voice। डन सर। इसमें ना एक चीज और, आपने ये तो सीख लिया, फिर हम बोलते हैं कोई भी ड्राफ्ट, अभी हमने बोला था ड्राफ्टिंग में पहले ना कंपोज करना है, कंसीव करना माइंड में कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आपका क्लाइंट कहना क्या चाह रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर, एक स्केच, एक आउटलाइन, एक कंसीव कर लो माइंड में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लो रफली कि सर ये हमने हमारे पास आए हैं। तो बिफोर टेकिंग अप द ड्राफ्टिंग, कोई भी काम करने से पहले उनको आउटलाइन कर लो, एक स्केच बना लो, स्केलेटन बना लो, ढांचा बना लो। अब मैंने बोला सर आपने ढांचा बना लिया दिमाग में, आपने उसके, जैसे एक आर्किटेक्ट होता है कोई भी काम करने से पहले ना, वो ब्लूप्रिंट से रेडी करता है ना, वो बना लिया आपने। अब मैं बोल रहा हूं सर, थर्ड पॉइंट बोलता है सर आपने जो स्केलेटन बनाया है, ड्राफ्ट स्केलेटन बनाया है, वो फाइनलाइज कैसे करोगे, आप खुद से ही उसको अप्रेज करोगे, चेक करोगे। एक चीज ध्यान रखना, पूरा पूरा ध्यान रखना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उस ढांचे से निकाले हैं कि यहां गड़बड़ है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर जो आपको डालने हैं अपनी डीड के अंदर, अपने ड्राफ्ट के अंदर, उनको लिख लोगे, हाईलाइट कर लोगे और उसको लिखोगे। फिर आप बोल रहे हो सर उसको अप्रेज कैसे करें, जो आपने खुद बनाया है वो सही है कि गलत है। कुछ मैं बोल सकता हूं एक स्टैंडर्ड है, ये पॉइंट आपको फॉलो करने होंगे, रिटेन करने होंगे। सर हम रिटेन नहीं होते, मैं बैठा हूं ना, मैंने निमोनिक्स रेडी किए हैं बच्चों आपके लिए, क्यों टेंशन लेते हो। ये देख लो ना सर, स्केलेटन ड्राफ्ट को कैसे अप्रेज करेंगे, अप्रेज का मतलब एसेस कैसे करेंगे। सर बड़ा प्यारा निमोनिक्स बनाया है इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए। मेरी क्लास वाले बच्चे तो बोलना भी स्टार्ट हो गए हैं, अंदर से बटन टूटने स्टार्ट हो गए, मतलब जोश आ गया। शाहरुख खान एंड फराह खान फेलियर इन मेकिंग एडवर्टीजमेंट ऑन लुइस फिलिपे। सर ये क्या बोल दिया, SR, ये तो सबको पता है, शाहरुख खान एंड फराह खान फेलियर इन मेकिंग
एडवर्टीजमेंट ऑन एलपी। सर ये क्या है, अभी बताता हूं ना। एस का मतलब अलग है, आर का मतलब अलग है, एफ का मतलब अलग है, एफ का अलग है, ए का अलग है, एल का अलग है, ई का अलग है। तो ये तो बहुत इजी हो गया, बोलो मेरे साथ। शाहरुख खान एस, आर शाहरुख, आर शाहरुख खान, एंड फराह खान एफ, फेलियर एफ, इन मेकिंग, आप यहां कर ही लेना शाहरुख खान फराह खान, फेलियर वर्ड लिख लेना इसको, मैंने वैसे नोट्स में लिखा है, इन मेकिंग एडवर्टीजमेंट ऑन लुइस फिलिपी। लुइस फिलिपी बेसिकली। एस का मतलब क्या होगा सर, आपको आपने जो स्केलेटन बनाया किस चीज से मैच करे कि वो सही है कि नहीं है, एसएस किस चीज से करें सर, एस से आप ना निकालो क्या चीज होगी सर। एस से अगर मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज का यूज करो यार, फालतू फट के ना अपनी ऐसी लैंग्वेज मत यूज करो जो इंटेलिजिबल टू लेमन हो, ऐसी लैंग्वेज यूज करो, सिंपल लैंग्वेज जो एक लेमन को समझ में आए, फालतू फट के ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज यूज मत करो, तो सिंपल लैंग्वेज विच इज इंटेलिजिबल टू लेमन। एस का मतलब शाहरुख खान का आया। आर, अवॉइड करो रिपीटिशन को, बार 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 उसी बात को लिखना बंद करो, इरिटेट हो जाएगा, एग्जामिनर भी काट देगा मार्क्स। सिंपल करेक्ट से लिखो। सर दो समझ में आए। फराह खान से हम किसको रिलेट कर रहे हैं सर, एफ से हम रिलेट कर रहे हैं अवेलेबल फैक्ट्स। तो पहले क्लाइंट ने जो फैक्ट दिए थे वो तो बैच कर ही लो, सिंपल लिखो ठीक है, रिपीट मत करो ठीक है, फैक्ट्स तो सुन लो, वो तो चेक कर लो कि कभी गलत तो नहीं कर दिए। फिर सर एक एफ और आ गया, सर ये एफ क्या बोलेगा, फॉलो रूल्स जो ऊपर है उनको फॉलो कर लो। फिर सर एक ए और आ गया, ये क्या बोलता है, ये बोलता है सर एलिमिनेशन ऑफ एम्बिग्विटी। एलिमिनेट का मतलब खत्म कर दो, ऊपर का बोला गया अवॉइड, हो सकता है कई जगह रिपीट करना पड़े तो कर दो, हो सकता है अवॉइड करना है, एलिमिनेट खत्म कर दो, रेडेंट खत्म कर दो उस चीज को, एलिमिनेट कर दो एम्बिग्विटी को। एम्बिग्विटी का मतलब सर मैंने अभी आपको बताया, डबल मीनिंग बातों को बोलना बंद करो, कंफ्यूजन को खत्म कर दो, डाउटफुलनेस को खत्म कर दो, ये बोलता है एलिमिनेट कर दो। सर एल का मतलब क्या है सर, बड़ा अच्छा ब्रांड है, मैं तो मतलब मुझे अच्छा लगता है ऑनेस्टली। लॉज एप्लीकेबल, तो जो जो लॉ लग रहे हैं उन सबको फॉलो कर लिया कि विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ रह के आपने वो डॉक्यूमेंट बनाया कि। सर पी का मतलब क्या होगा सर, जो भी लॉजिकल प्रेजेंटेशन आपको करना है एक सिस्टमेटाइज सीक्वेंस में, तो लॉजिकली प्रेजेंटेशन होगा। सर बहुत अच्छा लगा, मैंने इसके नोट्स भी बना दिए हैं आप लोगों के लिए, देख लो। यूज सिंपल लैंग्वेज, रिपीटिशन, डन। मुझे लगता है प्योरली आपको समझ में आया है। सर एक चीज और ना मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने अपने बुक में से अभी काटा है, फर्स्ट एडिशन में था, इससे पहले एडिशन में मैंने काट दिए हैं कुछ, मैंने आपके लेकिन नोट्स में दिया है वो वाला पॉइंट। आ जाओ नोट्स में आ जाओ, ध्यान रखे, कुछ स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स के लिए। लाइक चेक करो क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा फुलफिल करने के ऑब्लिगेशन, माइनर तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, कंपनी थी तो एओए एमओए चेक कर लिया कि नहीं किया, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन चेक कर लो। सेकंड, अगर हमारी प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आ रहा है तो पहले चेक कर लो ट्रांसफर करने के वाले के पास परफेक्ट टाइटल है कि नहीं है। अरे बच्चों एक चीज रह गई यार, मैंने आपको ना बताया था ना कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे सेक्शन 5, वो बोलता है कि कोई जरूरी नहीं आप उसके मालिक भी हो, वैसे तो इंटरप्रिटेशन मेरी बुक में है, वो बोलता है अगर आप मालिक नहीं हो लेकिन मालिक ने आपको ऑथोराइज किया है तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो और वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, है ना। तो वही चीज बोली जा रही है, परफेक्ट टाइटल आपके पास है या आपको ऑथराइज किया गया था कि नहीं किया गया था, पहले तो ये चीज चेक कर लो, परफेक्ट टाइटल चेक करना है अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो। फिर क्या बोला है, सिर्फ टाइटल चेक मत करो, इन्वेस्टिगेट करो यानी या सर्च एंड सीजर करो कि क्या उस प्रॉपर्टी पे कोई कन्वर्जन चार्जेस, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी ऐसे बिल पेंडिंग तो नहीं है जो आपको फ्यूचर में चल के परेशानी आ सकती है। तो वो काम एक अच्छे एडवोकेट का है, उन सारे पॉइंट्स को कवर कर दो, मुझे ड्राफ्टिंग के टाइम पे कवर करवाऊंगा सेकंड चैप्टर में, आपको रियलाइज होंगे आज की मेरी मेहनत। फिर थर्ड और लास्ट जो आपको कोई फैकल्टी नहीं बताता होगा ये वाले पॉइंट्स, यहां मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, फिर कोई स्पेशल लो या किसी स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी देख लो। लाइक अगर वो लीज होल्ड लैंड थी, मैंने आपको बोला ओनर होना जरूरी नहीं है, आप लेसी थे, आपने अगर सबलीज की है तो क्या लेसर ने उसके अंदर परमिशन दे रखी है, और परमिशन नहीं दे रखी थी तो क्या बाद में आपने परमिशन ली है, सबलीज अलाउड नहीं थी तो। सर कोई गवर्नमेंट का जो लैंड सीलिंग लॉज होते हैं, क्या आपने वहां उन लॉज के अकॉर्डिंगली कोई अप्रूवल लेनी थी एमसीडी वगैरह की, क्या आपने ले ली, तो उसको भी ध्यान रखना होगा। बुक में नहीं है, मैंने नोट्स में आज डाला है, मॉड्यूल में है, क्या पता पूछ ले, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन पूछ लिया, ऑल ओवर इंडिया किसी की बुक के अंदर अवेलेबल नहीं था एक्सेप्ट मी, चेक कर लेना और अपने सीनियर से भी पूछ लेना, गारंटी दे सकता हूं। अब एक्सपर्ट ओपिनियन में ना बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे कंफ्यूज हो गए, कुछ तो यहां था और कुछ एक छोटा सा टॉपिक था लीगल ओपिनियन, कुछ वहां था, तो दोनों बच्चे कंफ्यूज कौन से वाले लिख के आए, तो सब बच्चे जिनकी बुक में था ही नहीं तो बेचारे वो लिखा है, कुछ बच्चे मेरे वाले कंफ्यूज हो गए नलायक वो लिखा है, कुछ उन्हें ठीक लिख दिया, तो 10% जनता ठीक लिख के आई। अब एक्सपर्ट ओपिनियन है क्या, तो ध्यान से सुन लो, वो क्या बोलता है कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपने बना दिए हैं
लेकिन वो बार बार यूज होने, उनका नेचर ही ऐसा है, बना दिया बार बार यूज होना, कट कॉपी पेस्ट। आप ट्रेनिंग हो ऐसे गंदे ट्रेनिंग, बार बार वही मिनट्स में नाम चेंज करके यूज कर रहे हो। हाँ, विद सुटेबल मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो, सिन नंबर चेंज कर रहे हो, बट ये नहीं आपको ध्यान रहा कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग वाले डॉक्यूमेंट हैं या थर्ड मीटिंग वाले, थर्ड में भी आपने फर्स्ट ही बोर्ड मीटिंग लगा दी। तो मेरा कंसर्न कहने का क्या है कि सुटेबल मॉडिफिकेशन करके अगर आपको करना है तो उसकी वेटिंग करवा लो, वेटिंग का मतलब चेकिंग करवा लो एक्सपर्ट से, तो एक्सपर्ट उसको चेक करेगा, उसके बाद ही उसको अप्रूव करो, तो एक्सपर्ट ओपिनियन। तो क्या बोल दिया सर, बी वाले पॉइंट के अंदर है 4 पॉइंट रूल्स, पहला फॉलो रूल्स, 5 रूल्स को फॉलो करो, फेलियर इन सीएस सॉल्यूशन इज अंकुश। देन उसके बाद मैंने एक स्केलेटन ड्राफ्ट बना लो, एंड देन स्केलेटन ड्राफ्ट को क्या कर लो, अप्रेज कर लो, एंड देन उसके बाद हमने क्या बताया, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के डॉक्यूमेंट्स का भी ध्यान, स्पेशल अटेंशन देंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन 5th मैंने सारा लिखा है इजी लैंग्वेज में इसमें। सर सी पॉइंट मैंने आपको पहले बोला था, थर्ड हेडिंग में ए बी और सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। सर बहुत बड़ा है बुक के अंदर, हमें रिटेन नहीं होता है सर, आपने लेक्चर में जो कहानी बोली थी वो हम भूल गए, उस टाइम हमारा ध्यान था नहीं, तो आपने वो कहानी क्या आज रिपीट हो जाएगी? यस, कहानी रिपीट होगी और सारा रिटेन होगा, आज की आज होगा, यही की यही होगा। तो सुनो, टू सम अप, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, रूल्स पढ़े हैं, कुछ भी ड्राफ्टिंग स्किल्स पढ़ी है, उन सारी चीजों को सम अप करते हो, बस ये एक क्रक्स निकला है कि एक ड्राफ्ट्समैन के दिमाग में, क्या मैं ड्राफ्टमैन को एग्जीक्यूटर भी बोल सकता हूं? बनाने वाला ड्राफ्ट्समैन, बनाने वाले को ड्राफ्टमैन बोलते हैं, उसके दिमाग में ये फॉलोइंग पॉइंट्स होने चाहिए। मेरे साथ साथ बोलो, प्लीज पढ़ो मत, मेरी बातों की तरफ ध्यान दो, रिवीजन चल रहा है यहां आपका, मैं कोई पागल नहीं बना रहा हूं, ध्यान दो। कोई मैं ऊपर ऊपर से 2-3 घंटे में सब कुछ पूरा कोर्स कैसे कंप्लीट करवा सकता हूं, रिवाइज कैसे करवा सकता हूं, मार्क्स कैसे दिलवा सकता हूं, देखो ध्यान से। पहला पॉइंट, सर डॉक्यूमेंट ऐसा बनाओ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ऐसा डॉक्यूमेंट हो मुंह से बोले यार, साहब पढ़ के एक लेमैन भी समझ जाए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। डॉक्यूमेंट ऐसा बनाओ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, बोलो डॉक्यूमेंट ऐसा बनाओ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। कहानी सुनो। दूसरा, सर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियरली समझ में आए उन लोगों को जिनको कॉम्पिटेंट नॉलेज है, जो इस फील्ड के लोग हैं, सीए सीएस सीएम में है, उनको मेरी बात पढ़ के समझ में आए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, क्लियरली समझ में आए जिनको कॉम्पिटेंट नॉलेज हो, इजिली समझ में आए जो लेमैन हो, ठीक है। फिर सर मैं आपको बोल रहा हूं इसमें, सर लैंग्वेज ऐसी यूज करो जो जुडिशियल लैंग्वेज हो, जो उस एरिया की लैंग्वेज हो। यूपी वाले यूपी की थोड़ी सी टच ले आओ तो जुडिशियल लैंग्वेज का यूज कर लो, लॉफुल लैंग्वेज का भी यूज कर लो थोड़ा। सर कब तक डॉक्यूमेंट को परफेक्ट नहीं बोलेंगे हम, ना तो उसके अंदर कुछ ज्यादा होगा, ना लिटल होगा, कम होगा, ना टू मच होगा, और ना ही एम्बिग्विटी होगी, डबल मीनिंग होगा, डाउटफुलनेस जब तक रहेगी, जब तक डॉक्यूमेंट परफेक्ट नहीं। सर रेलेवेंट फैक्ट आपको डॉक्यूमेंट के अंदर डालने हैं, इररेलेवेंट फैक्ट मत डालो, रेलेवेंट फैक्ट डालो। किस तरीके से डालो? लंबे लंबे सेंटेंस मत बनाओ, स्मॉल स्मॉल सेंटेंस बनाओ, पैराग्राफ में डिवाइड करो, हर पैराग्राफ को नंबर दो, और सब पैराग्राफ को लेटर्स दो, ए बी सी, पैराग्राफ सब पैराग्राफ क्लोज, उनको क्लोजेस दो, ए बी सी न्यूमेरिकल लेटर्स दो, और मेन हेडिंग को 1 2 3 बनाओ, जैसे मैंने बना रखा ए बी सी। ये एक अच्छी ड्राफ्टिंग होती है, मेरी बुक देखना उठा के, आपको ड्राफ्टिंग की नॉलेज हो जाएगी कि कैसे ड्राफ्ट होता है, ठीक है जी। देन उसके बाद सर आपने क्या बोल दिया, इतना आपको समझ में आया? सर नेगेटिव स्टेटमेंट को अवॉइड करो, कोशिश करो नेगेटिव सेंटेंस शुरू मत करो, कि जैसे लॉ मेकर नेगेटिव लैंग्वेज करता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, आपसे नहीं हो पाएगा, अवॉइड करो। लीगल लैंग्वेज जो आप यूज करोगे, अटमोस्ट पॉसिबल करो कि वो क्या हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, एक्यूरेट हो, कुछ गलती मत करो, नहीं पता हो तो वर्ड यूज मत करो, तो बस वर्ड का सेंटेंस का वही यूज करो जिसको आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है, कम शब्दों में यूज करो, फीवर वर्ड में यूज करो, कम शब्दों में यूज करो, एक्टिव वॉइस का यूज करो, पैसिव वॉइस का यूज मत करो, मत करो, मत करो। अच्छा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या? राम ने खाना खाया, राम द्वारा खाना खाया गया तो एक्टिव वॉइस सिंपल। सर शेड्यूल यूज करो, मैंने ना यहां से शेड्यूल हटा दिया, कुछ बच्चों की बुक में ना बीच में शेड्यूल दिख रहा होगा, मैंने ना यहां से शेड्यूल दिख रहा होगा, मैंने वो हटा दिया, यहां कर दिया, और इस शेड्यूल वाले कंटेंट को उठा के बाद में डाल दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं सर आपको, सर शेड्यूल इज द पाइवोटल पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। शेड्यूल अपना में इंपॉर्टेंट एक केंद्र बिंदु है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर आपने शेड्यूल डाल दिया, दैट इज अ सप्लीमेंट्री टेस्ट, आपको सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो आपका, मैं बोल सकता हूं सर आपने ना एक ड्राफ्टिंग के अंदर इतनी सारी डिस्क्रिप्शन डाल दी क्लाइंट की, समटाइम्स साउथ इंडियंस का नाम इतने बड़े बड़े होते हैं, या उनके बारे में डिस्क्रिप्शन इतनी बड़ी डाल दी, यार पढ़ने वाला बंदा इरिटेट हो गया। लाइक मैथ्स का पेपर होता है, अकाउंट्स का पेपर होता है, आपने रफ पीछे नीचे वर्किंग नोट्स बनाते हो, बीच में नहीं डालते, क्यों? वो इरिटेट हो जाएगा, वो वर्किंग नोट्स देख लेगा आपके। तो इस तरीके से आप शेड्यूल अपेंड करो, एनेक्स करो, एनक्लोज करो, उसके साथ बाद में करो, उसको सपोर्ट करो, अच्छा रहेगा। तो ये चीज बोली गई है, शेड्यूल को आपको एनक्लोज करना, ठीक है जी।
चलो जी, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने सर, लेकिन हमें तो वो स्टोरी एक बार याद करवा दो। डॉक्यूमेंट ऐसा बनाओ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, लेमैन को क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, जो कॉम्पिटेंट नॉलेज हो। जुडिशियल लैंग्वेज का यूज करो, जब तक परफेक्ट नहीं मानेंगे, जब तक टू मच, टू लिटिल या टू एम्बिगुअस होगा उसके अंदर कुछ भी चीज। अच्छा, टेक्स्ट को रेलेवेंट फैक्ट्स को डालेंगे, डिवाइड इनटू पैराग्राफ करेंगे, उसको हर पैराग्राफ को नंबर्स देंगे, देन उसके बाद लेटर्स देंगे, सब पैराग्राफ्स को लेटर्स की फॉर्म में करेंगे। देन एट रैंडम कुछ भी चीज ऐड मत करो, डिलीट मत करो। देन उसके बाद एक्टिव वॉइस का यूज करो, पैसिव वॉइस का यूज मत करो, नेगेटिव सेंटेंस को अवॉइड करो। एंड देन लैंग्वेज, जो भी लीगल लैंग्वेज यूज करोगे, प्रिसाइज और एक्यूरेट होगी। सपोर्ट करेंगे शेड्यूल से और एनक्लोजर से। सर याद हो गया, नोट्स में मिल जाएगा सर। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, फॉलोअर्स वाले को भी, इस वाले को भी। ये ना सर हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों पढ़ा रहे हो आप, और इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो सर। ये आज आपका बेसिक है, मैं आपको मेहनत थोड़ी सी लग जाएगी, आपको इतना दे जाऊंगा। जो आपने इतना सारे 10 क्लासेस मैंने फर्स्ट चैप्टर की ली हैं, उसको मैंने आपको इस तरीके से सोच लो। 10 क्लास का मतलब क्या होता था, एक एक टॉपिक पे एक एक दिन लेता था, 1.5 घंटा 2-2 घंटा। आप लोगों को तो पता है क्लास वाले बच्चों को। तो जो मैंने 10 क्लास, पूछ भी सकते हो कहीं पे भी, किसी भी ग्रुप में डाल के, जो 10 क्लास चैप्टर नंबर 1 की ली है, उसको मैं आपको 1-1.5 घंटे में इतना तो दे के जाऊं कि हाँ आपको पता लगे कि हमारे फैकल्टीज ने 5-5 क्लास में भी इतना नहीं पढ़ाया है, 4-4 क्लास में भी इतना नहीं पढ़ाया जितना आपने 1-1.5 घंटे में पढ़ा दिया सर। ठीक है सर, कुछ चीजें एक ड्राफ्टमैन के लिए भी हमने बोला था पीछे कि कुछ एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग की 3 चीजें मैंने बताया आपको। स्किल्ड जॉब होनी चाहिए, देन उसके बाद कुछ रूल्स बताए थे मैंने आपको, देन उसके बाद मैंने आपको टू सम अप किया था कि कुछ चीजों को माइंड में रखना है। अब ड्राफ्टमैन को ड्राफ्टिंग करते टाइम पे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी है। सर मेरे साथ बोलना, कुछ चीजें समझाऊंगा मैं आपको। मैंने एक काम करता हूं, मैं आपको एक ऐसा बुक बना के देता हूं, मैं बोलता हूं रेफर कर लो, पढ़ाता हूं इस तरीके से। रेफर कर लो चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। रेफर कर लो चैप्टर नंबर 4, आप चैप्टर नंबर 4 खोल रहे हो। फिर चैप्टर नंबर 4 में जाके बोल रहा हूं रेफर कर लो चैप्टर नंबर 11, 11 में जाके बोल रहा हूं चैप्टर नंबर 1, ऐसे घुमा रहा हूं। तो क्या एक अच्छी ड्राफ्टिंग होगी ये? कभी मैं बोल रहा हूं ऊपर वाला, कभी बोल रहा हूं नीचे वाला पॉइंट क्लियर कर लो, नहीं यार अच्छी नहीं होगी। तो अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्ट, घुमा घुमा के बातें बोलना बंद करो। एक्सप्रेस द आइडियाज इन फीवर वर्ड, मतलब फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में अपने जो आपका दिमाग में कंसीव किया था उसको कह जाओ। एक अच्छी ड्राफ्टिंग वही बोलती है। 30 पेज में पेपर मत लिखो, अगर आपने 18 पेज का भी लिखा, सोना अच्छा पेपर लिखा, तो वो आपको 30 पेज से ज्यादा मार्क्स दिलवा के जाएगा। कहानियां नहीं गानी है। फिर क्या बोला गया, 2 पॉइंट हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट सर एक्टिव वॉइस, फोर्थ पॉइंट सर शॉर्टर सेंटेंस, फिफ्थ पॉइंट सर रिड्यूस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू सिंगल वर्ड। वही मैं बोल रहा हूं, एक वर्ड का यूज करो, सिंगल वर्ड्स का, सिंपल वर्ड टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सर फीवर वर्ड भी होगा, एक्टिव वॉइस भी होगा, राइट वर्ड भी होगा। चूज द राइट वर्ड, सही शब्दों का प्रयोग करो। सर ये क्या मतलब है? लाइक अब मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब मैं कोई एक ऐसा वर्ड का यूज कर रहा हूं जो एक्चुअली में ना साइंटिस्ट यूज करते हैं, और मैं ड्राफ्टिंग में उसको उठा के कर रहा हूं, जो आपको समझ में ही नहीं। मेरा ना एग्जैक्टली, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम सॉरी, मेरे माइंड में ना कोई एग्जांपल नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्लास में आ तो मैं दे देता हूँ, अभी नहीं आ रहा माइंड में एग्जांपल, क्योंकि चलो हाँ। फिर मैंने क्या बोला, नो एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेजेस विच यू आर यूजिंग, तो जो आप यूज कर रहे हो। और वो ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी, पुट योरसेल्फ एट द प्लेस ऑफ रीडर। फिर कोई भी डेट, कोई भी सम आप डाल रहे हो तो उसको बोथ नंबर्स में भी डालो और फिगर्स में भी डालो। सर ये तो आपने बता दी और बड़े इजी भी लगे। 1-2 पॉइंट जो मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कोई भी चीज जो आपको डीड में हाईलाइट करनी है, एग्जाम के लिए भी बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बोल रहा हूं, उसको कैप्स कर दो, उसको अंडरलाइन कर देना, एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। जैसे मैं कर रहा हूं कि बस जहां आपका ध्यान जाएगा, ये मेरी मेहनत है, ये मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरी मेहनत है, ठीक है, तो ऐसे कर दो। सर और भी 2-3 पॉइंट बता दो ना। अगर आपको ना कहीं पे भी ये बताना है कि ईयर्स में कभी भी मत बताओ, मंथ्स में कभी भी मत बताओ, 5 महीने 4 महीने, इसको नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि हो सकता है कुछ 30 दिन का महीना हो, कुछ 28 दिन का महीना है, कुछ 29 दिन का महीना है, तो नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर दो। सर अपने क्लाइंट की बात शांति से सुनो, पेशेंस के साथ सुनो। सर ये आपने बता दिए, हमें तो रिटेन नहीं रहे, 3-4 पॉइंट लिखवा दो अब इनको। मैंने लिख दिए हैं, आपकी मेहनत बचा दी है मैंने, देख लो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अननेसेसरी रिपीटेशन मत करो, शॉर्टर सेंटेंस, राइट वर्ड, नो एग्जैक्टली द मीनिंग, लिसन योर क्लाइंट, स्टेट डेट, यूज नंबर ऑफ डेज रेदर देन नंबर ऑफ मंथ, पुट योरसेल्फ एट द प्लेस ऑफ रीडर। वो वाली बात जो मैंने बताई थी वो पूरी लिख लेना है, ठीक है। सर क्या नहीं करना चाहिए, एक्चुअली में ना क्या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? सेम साउंड वाले वर्ड का यूज मत करो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई,
गलती हो जाएगी लिखने में, सुनने वाले से भी गलती। मोर्गेजर मोर्गेजी, तो सेलर बायर, ऐसे वर्ड्स का यूज करो, ठीक है ना, ऐसे वर्ड का यूज करो। बेसिकली ट्रांसफर ट्रांसफरी, ऐसे वर्ड का यूज मत करो, सेलर बायर। एम्प्लॉयर सर्वेंट, ऐसे चीजों का यूज करो। मतलब कहने का मतलब ये जिनमें फोनेटिकली सेम हो और वो चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। फिर ना आपकी एक चीज और ध्यान रखना, आप अगर कोई रेफरेंस दे रहे हो, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि डिवाइड करेंगे पैराग्राफ में और देन उसको नंबर देंगे, पढ़ाया था मैंने इससे पहले आपको। अब आपने नंबर तो आपने दे दिया 1 2 3 4 और मुझे देना है सेकंड पॉइंट की रेफरेंस, मैं वो भी 6 पॉइंट पे, मैं बोल रहा हूं अबव जो आपने ऊपर पढ़ा है। ये क्या नॉनसेंस है? जब आपने नंबरिंग दी है तो आप लिख नहीं सकते अबव सेकंड क्लोज, अबव सेकंड पैराग्राफ। तो अगर आपने क्या करना है, क्लोज इन सब्सिक्वेंट पैराग्राफ शुड नॉट बी रेफर्ड। आप सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में पहले वाले क्लोज को रेफर मत करो विदाउट गिविंग नंबर दो। ये मेरी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी, बुक की तो समझ में ना आए। फिर नेगेटिव इन सक्सेसिव फ्रेजेस वुड बी केयरफुली एम्प्लॉयड। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस शुरू कर भी रहे हो, पहली बात तो मत करो, बहुत ध्यान से सोच समझ के उसको यूज करो नेगेटिव सेंटेंस को किसी भी इसमें, मतलब जो कंटिन्यूटी में जा रहा है नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान रखो थोड़ा सा। एम्प्लॉयड का मतलब यूज करना। ड्राफ्टमैन जनरली ऐसे वर्ड्स का यूज मत करो, ये ना मतलब खुले वर्ड्स हैं। अप्रोक्सीमेटली, अच्छा, मोर देन, लेस देन, ये खुले वर्ड है, मतलब किससे मोर देन, किससे लेस देन, ऐसे लिखो नॉट एक्सीडिंग, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू, दैट मींस अप। तो एक रिटेन करने वाली बात है, लेस देन मोर देन मत करो, नॉट एक्सीडिंग वर्ड का यूज करो। टाइपिंग मिस्टेक को अवॉइड करो, टाइपिंग मिस्टेक आपकी ना हो, अवॉइड करो, समटाइम्स हो जाती हैं। अच्छा ध्यान रखो, कुछ जो शब्द कंजंक्टिव यूज होते हैं, यानी ईदर और नीदर और नोर, तो ऐसे वर्ड्स का बहुत ध्यान से, ईदर और, तो इनको कंजंक्टिव सेंस में यूज करो। जैसे एन एजेंट शैल बी अपॉइंटेड इधर बाय वे ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, तो इधर और दोनों साथ साथ यूज होंगे, तो बहुत ध्यान से इनको यूज आपको करना है। सर आपने बोला कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो जनरल प्रैक्टिस देखो, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, बच्चों वाला क्वेश्चन, तो ये पढ़ लोगे ना आप, डूज डोंट्स, इजी है, इसका कोई निमोनिक्स नहीं बनाया मैंने। तो 5 देखो, ये बिल्कुल ये, इन राइटिंग एंड टाइपिंग द फॉलोइंग मिस्टेक्स ऑलवेज अकर व्हिच शुड बी अवॉइडेड। 5 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में यार, 2012 जब मेरा टाइम था, 12-13 में जो मेरे वाले में आ गया था, क्या नॉनसेंस है यार, क्या करना है इसमें। सर जनरली आप लिखते हो टाइप करते टाइम पे क्या गलती होगी, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में, में और शैल में, फोर में और फोर में, ऐसे से वर्ड तो है। एनी एंड नाउ में, नो एंड नाउ में, अपॉइंटेड एंड अप्लाइड में शैल में, ये नालायकों ने ये 5 मार्क्स में पूछ रखा था, आपके साथ भी हो सकता है, क्वेश्चन देके कंफ्यूज मत होना, है ना। सर 5th हेडिंग पढ़ लो एक बार। सर कितना करवाओगे आज, आपने बस 40 मिनट की क्लास बोला था। देखो प्लीज, मुझे ना अच्छा लग रहा है, और ड्राफ्टिंग मतलब दिल के बहुत करीब है ड्राफ्टिंग पेपर यार, प्लीज पढ़ लो। बस लास्ट सेकंड पॉइंट है, ऑनेस्टली आई स्वेयर, लास्ट सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट क्लास में डॉक्यूमेंट से शुरू करूंगा, 6th हेडिंग और कर लेंगे, आज 6 हेडिंग हो जाएंगे हमारी कंप्लीट। सर हेडिंग पढ़ लो प्लीज। गाइडलाइंस बताई गई हैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स या फ्रेजेस को यूज करने के लिए। अगर आपको वो वर्ड्स या फ्रेजेस को यूज करना है तो कैसे आप उसकी यूज करोगे। जैसे अभी ध्यान से सुन लो बस मेरे साथ। सर एक निमोनिक्स बनाया, इसके लिए ना मैंने 5 हेडिंग है, एक निमोनिक्स बनाया, प्लीज देखो। ऐसा देयर इज कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो आपको करना ही करना है फॉलो, बट स्टिल आईसीएसआई ने ये आपकी चीजें दी हैं। देखो सर, जनरल वर्ड, करंट मीनिंग, लीगल टर्म्स, टेक्निकल, क्या पागल बना रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो सुनो, मैंने हाईलाइट कर रखा है निमोनिक्स, GCS जनरल कमर्शियल लॉ की बुक में आपने टीपी ट्रांसफर प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा, तो ये क्या है, जीसीएल की बुक में ट्रांसफर प्रॉपर्टी पढ़ा था, जीसीएल की बुक में टीपी पढ़ा था। जी का मतलब जनरल वर्ड, यूज ऑफ जनरल वर्ड। अगर आपको जनरल वर्ड यूज करना है तो उसका जनरल मीनिंग ही उठाना पड़ेगा, कहां से, ऑर्डिनरी डिक्शनरी से, बिल्कुल इजी सा है। तो फॉर जनरल वर्ड्स रेफर ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग, असर्टेन मीनिंग रेफर डिक्शनरी मीनिंग। अब कौन सी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या फिर वेबस्टर डिक्शनरी, ठीक है जी, और एनी अदर एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी हो। सर अगर हमें जीसी करंट मीनिंग लेना है तो कोशिश करो किसी भी वर्ड का करंट मीनिंग ही लो, जिस सेंस में, जिस सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में वो यूज किया गया है उसी में ही उसका मीनिंग उठाने की कोशिश करो। अगर कोई केस लॉज, रेलेवेंट केस लॉज उस पे जिसमें वो सेम फैक्ट डिसाइड किया गया था तो कोट कर दो, पुट कर दो उस केस लॉ को भी उसके साथ में डाल दो, अच्छा रहेगा। एल मतलब लीगल टर्म्स, अगर आपको कोई भी लीगल टर्म्स यूज करनी है तो उसका लीगल मीनिंग ही आपको असर्टेन करना होगा, और वो लीगल डिक्शनरी से, लाइक इंडिया में चलती है मित्राज कमर्शियल एंड लीगल डिक्शनरी। तो जी जनरल वर्ड्स के लिए ऑर्डिनरी डिक्शनरी, सी
करंट मीनिंग लेंगे, केस लॉज को सपोर्ट करेंगे, साथ में उसके साथ कोट करेंगे। एल लीगल टर्म्स के लिए लीगल डिक्शनरी, मित्राज कमर्शियल एंड लीगल डिक्शनरी। सर टी का मतलब क्या होगा? अगर आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करना है तो ध्यान से, पहले जब तक आप यूज नहीं करोगे, जब तक आप असर्टेन ना कर लो ये 3 बातें, बहुत ध्यान से, जब तक असर्टेन ना कर लो 3 बातें, पहले फुल मीनिंग जब तक आपको ना पता हो। सेकंड, सेंस क्या कैरी हो रही है, पूरा मतलब पता ना हो, सेंस क्या निकल के आ रही है, और क्या वो सर्कमस्टांसेस वारंट करता है, क्या वो सिचुएशन वारंट करती है उस वर्ड को यूज करने के लिए, कभी गलत तो नहीं हो जाएगा। तो क्या बोल दिया, फुल मीनिंग पता हो, सेंस क्या निकल के आएगी, और क्या वो सिचुएशन कंफर्टेबल है उस वर्ड को यूज करने के लिए, सही है। तो टी भी हो गया। सर पी, यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, अगर आपको कोई भी करना है, कोई भी वर्ड चॉइस करनी है, तो उन्हीं शब्दों का यूज करो जो एग्जीक्यूटर यानी ड्राफ्ट्समैन बनाने वाले की इंटेंशन को उसी सेंस में रीडर तक पहुंचाया जाए। तो कन्वे द इंटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटर टू रीडर इन द सेम सेंस ही विशेष टू डू। सर जीसीएल की बुक में टीपी का चैप्टर पढ़ा था, इधर देखो, देख लो ना प्लीज ना, जीसीएल ऑर्डिनरी डिक्शनरी पढ़ लो, कोट कर देंगे। डन। चलो सर, लास्ट हेडिंग ऑफ द डे। सर ये बहुत टेक्निकल है, ये बहुत टफ है, हमें भी रिटेन नहीं हो रही थी जब आपने लेक्चर में पढ़ाया था, हम भूल गए थे, हम नालायक थे सर, हमने ना इधर उधर ध्यान। लीगल इंप्लीकेशन, मतलब इंप्लीकेशन का मतलब होता है हर्डल्स, यहाँ इंप्लीकेशन में अप्लाई करना नहीं, क्या क्या हर्डल्स आएंगी और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, कब कब। देखो इन जनरल एक अच्छी ड्राफ्टिंग के लिए, एक अच्छे डॉक्यूमेंट के लिए उसकी एक ड्राफ्ट होना, एक अच्छा ड्राफ्ट होना जरूरी है। तो ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज वाइटल पार्ट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन। उस एक अच्छे डॉक्यूमेंटेशन को आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना है तो उसकी ड्राफ्टिंग उस पर निर्भर करती है। अब ड्राफ्टिंग आपने अगर अच्छी की है तो उसमें अनडाउटेडली कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होगी, बट अगर आपको ड्राफ्टिंग, अगर डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन की अगर बात आ जाए, पहली बात तो इंटरप्रिटेशन डॉक्यूमेंट की प्लेन होती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं कंफ्यूजन आई, एम्बिग्यूटी आई, तो उस केस में हमें ये पॉइंट्स को यूज करना पड़ेगा। अब वो चेक करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन जनरल हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम एज इट इज चलेंगे। अगर कहीं पे भी हर्डल्स आई, रुकावट आई, प्रॉब्लम आई, तो ये 5 पॉइंट, नीचे वाले 5 पॉइंट को हमें, 6 पॉइंट को हमें फॉलो करना होगा। सॉरी ये तो बड़ा टिपिकल लग रहा है। डी डबल एंड डाउटफुल मीनिंग्स। देखो पहले एक बार ये हेडिंग पढ़ लेते हैं। डबल एंड डाउटफुल मीनिंग होगा तभी हम इंटरप्रिटेशंस रूल्स लगाएंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के। सर इनहेरेंट, वो डॉक्यूमेंट बनाते टाइम पे ही उसके अंदर एम्बिग्यूटी की थी, यानी कमियां थी उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम उसके अंदर अपने वो लगाएंगे। एक मिनट, इसके लिए ना मैंने कुछ, एक सेकेंड, देखो पहले वाले के लिए मैं एग्जांपल देता हूं, लिख लेना। नाइफ, सर आपने ना डॉक्यूमेंट में वर्ड लिख दिया नाइफ। अब सर ये तो डबल एंड डाउटफुल मीनिंग है, सिर्फ मैं आपको वर्ड लिख रहा हूं नाइफ। अब ये नाइफ एंड वेजिटेबल्स, अब ये नाइफ एंड गन, ये तो डबल मीनिंग हो गया ना। मतलब कहने का मतलब डबल मीनिंग मत करो। अगला क्या, इनहेरेंट एम्बिग्विटी एंड डिफिकल्टीज। गैरेज, सर इस गैराज का मतलब क्या होगा? मैं बोल रहा हूं कि मैं ना आपको एक घर सेल कर रहा हूं, लेकिन उसके साइड में नीचे उसी में ही जुड़ा हुआ गैराज है। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, इनहेरेंट कंफ्यूजन है, क्या वो गैराज साथ में आएगा कि नहीं आएगा, तो इनहेरेंट कंफ्यूजन है, डिफिकल्टीज है, अब बता लगाना कि वो आएगा नहीं आएगा, टीपी एक्ट के अंदर जाके पढ़ो। तो डबल एंड डाउटफुल मीनिंग हो, इनहेरेंट एम्बिग्यूटी या डिफिकल्टीज हो डॉक्यूमेंट के अंदर से, शुरुआत से ही गड़बड़ है यार, शुरुआत से डॉक्यूमेंट वॉइड चलता आ रहा है। एक मिनट रुको, मैंने इसके लिए ना और भी अच्छे अच्छे आपके लिए रेडी किए थे एग्जाम्पल, अगर मुझे मिलते हैं डेफिनेटली आई विल शेयर यू। ग्रेट डिटेल नहीं मिल रहा मुझे। पिस्टल यूटेंसिल्स, अगर मैं बोलता हूँ नाइफ पिस्टल है, यूटेंसिल्स है, वटएवर, ठीक है, उसके साथ मिला के। चलो थर्ड, डिफिकल्टी इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सर जिस पर्पस के लिए मैंने इसको डीड को बनाया था, उस ऑब्जेक्टिव में ही मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो डिफिकल्टी आ रही है। तो ये भी इस, अगर ऐसा कुछ है तो भी हम इंटरप्रिटेशन स्किल्स, इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट कर देंगे। डिफिकल्टी इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स डिजायर्ड इन द डॉक्यूमेंट, तो जिस पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट बनाया गया था उस पर्पस के लिए हम इसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से मैंने बनाया था। हमने बनाया था सेल एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट बना दिया लेकिन उसके ऊपर डेट नहीं डाली, क्यों? आगे से आगे ट्रांसफर होता रहेगा, उसके ऊपर पैसे लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, स्टैंप ड्यूटी बचाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना ब्लैंक ट्रांसफर कर दो, ब्लैंक ट्रांसफर, दैट मींस हम एक चेक को पहले तो हम 6 महीने तक घुमाते रहते थे, अब हम उसको 3 महीने तक उसको घुमा सकते हैं,
कहीं पे बिना नाम लगाए जब डेट डल गई उसके 3 महीने के अंदर क्या आपको बैंक में डालना होगा। तो वही चीज बोली जा रही है। तो एक तरह से जिस पर्पस के लिए बनाया गया था ना, आपने उसमें नाम ही नहीं डाला, वो तो पर्पस ही खत्म हो गया। आप तो उसको फ्रॉड के लिए आपने आगे खोल दिया। फिर क्या बोलेगा, एनहेंस कोस्ट। अब अगर ऐसी चीजें हो जाएंगे ना, अगर ये 2-3 चीजें ऊपर वाली हो गई, डबल एंड डाउटफुल मीनिंग हो गया, इनहेरेंट बनते टाइम पे एम्बिग्युइटी थी, डिफिकल्टी थी, इनहेरेंट बेसिकली उसके अंदर क्या थी, डिफिकल्ट इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा ऑब्जेक्टिव जिसके लिए बनाया गया था, तो उस केस में कोस्ट बढ़ेगी। अब वो कोस्ट कैसे बढ़ेगी, लिटिगेशन होगी, इंक्रीज लिटिगेशन बढ़ेगी, टाइम की वेस्टेज होगी, पैसे की वेस्टेज होगी, ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी। अब इससे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट होंगे। अब इंटरप्रिटेशन लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं है जिस पर्पस के लिए बनाया गया था उसी सेंस में उसको कोर्ट भी समझे, न्यायाधीश भी उसको समझे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या है, रॉन्गफुल जजमेंट आने के चांसेस सर हो सकते हैं, गलत जजमेंट आ जाए जिसकी वजह से इनोसेंट पर्सन को हार्म पहुंच सकता है। हो सकता है कोई निर्दोष को सजा मिल जाए, कोजिंग हार्म टू द इनोसेंट पर्सन। सर ये हमें ना वैसे इजी तो लग रहा है, बट रिटेन कैसे करेंगे। एक बहुत प्यारा सा निमोनिक्स बनाया है, देखे, डी को हाईलाइट कर लो, डी को हाईलाइट कर लो, ए को हाईलाइट कर लो, नहीं डी डी ए के फ्लैट्स में इनहेरेंट को हाईलाइट कर लो, डिफिकल्टीज को हाईलाइट कर लो, इसको हाईलाइट कर लो, मिस इंटरप्रिटेशन को हाईलाइट कर लो, और हार्म को हम हाईलाइट कर लो। तो ये क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरी कहानी, मैंने लिख रखी है, बस सुन लो। डी डी ए मतलब डी ए मैं यहां मान के चल रहा हूं, वैसे प्रिज्यूम डी डी ए के फ्लैट्स में, डी डी ए के फ्लैट्स में इनहेरेंट डिफिकल्टीज होती हैं, क्योंकि वहां की मेंटेनेंस कोस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कोस्ट ज्यादा होती है। बट इस फैक्ट को वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, इस फैक्ट को वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, जिससे इनोसेंट पब्लिक को, पर्संस को हम। सर क्या कहानी बनाते हो आप, यही तो ड्राफ्टिंग है, यही तो स्किल्स है। प्लीज मुझे मतलब टाइम दो, इस पेपर को आने वाले टाइम पे ना हम ऐसा बना देंगे कि एग्जाम तक इतना कर देंगे कि सर हर बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा इंडिया लेवल पे। तो डीडीए के फ्लैट्स में इनहेरेंट डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि वहां की एनुअल मेंटेनेंस कोस्ट यानी सिर्फ सिंपल कोस्ट ज्यादा होती है। इस चीज को वो ना, इस फैक्ट को मिस इंटरप्रेट कर करके दिखाते हो, अरे वाओ सर ऐसा है ऐसा है, बस मात्र 5,000 रुपए में ये फैसिलिटीज, जिससे उनको इनोसेंट पर्सन को, जिनको नहीं पता, उनको सर नोट्स दिखा दो सर, बड़ा मजा आ गया। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग सब कुछ रिटेन हो गया इससे। तो आपका डीडीए के फ्लैट्स में इनहेरेंट डिफिकल्टीज होती है क्योंकि वहां की कोस्ट ज्यादा होती है। इस चीज को वो मिस इंटरप्रेट करके, इस चीज को मिस इंटरप्रेट करके वो इनोसेंट पब्लिक को हार्म करते हैं या पहुंचा। उम्मीद है सबको आज की लेक्चर अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। और प्लीज मुझे कमेंट आज जरूर करना, मैं ओपन कमेंट रखूंगा। सर जो भी मेरे इसके अंदर आप लोगों ने रिवीजन आज की है, नेक्स्ट सेशन जरूर देखना आप लोग। और कल डिस्प्यूट का लेक्चर इसके ऊपर अपलोड होगा। डिस्प्यूट हमारा बेसिकली ट्यूसडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन डिस्प्यूट होगा, और वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाले सैटरडे वाले दिन हमारा फंडिंग होगा। उसके बाद जैसे हमारे चैप्टर खत्म होते हैं, नेक्स्ट गवर्नेंस डीडी, उसके ऊपर हम आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी। बट एक बार मैं चाहता हूं कि जितने निमोनिक्स पढ़े हैं एक बार उसको रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले सर हमने आज पढ़ा ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग इज आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, एसेंस, लॉ, फैक्ट्स एंड लैंग्वेज, प्रीरिक्विजिट्स, सिंथेसिस और नेक्सस, टू प्लेन्स, कंसेप्चुअल एंड वर्बल। और बेसिकली हमने उसका कर लिया, बस इतना हो गया। देन उसके बाद कन्वेंस पढ़ा, सेक्शन 2 क्लोज 10 स्टैम्प एक्ट, सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देन हमने उसके बारे में भी बेसिकली देख लिया कि इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया कोई भी प्रॉपर्टी हो बिटवीन 2 लिविंग पर्संस हो, बाय वे ऑफ सेल हो, अदर देन सेल हो, एब्सोल्यूट हो या पार्शियल सेल हो, वट एवर द केस में भी, बिटवीन लिविंग पर्सन हो लेकिन अदर देन लिविंग ना हो, वॉलंटरली हो, इनवॉलंटरली ऑपरेशन ऑफ लॉ वगैरह, जबरदस्ती एलिनेट ना की हो। देन उसके बाद सर हमने बात की थी, हम बात करते हैं उनके बीच के डिफरेंस वगैरह की, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो करते रहना प्लीज प्लीज प्लीज। थर्ड हेडिंग पे हमने पढ़ा था जनरल गाइडलाइंस, जो हमने बात की थी उसमें 3 पढ़ा था। ड्राफ्टिंग इज अ स्किल्ड जॉब, नाम सबसे पहले पढ़ा था, इसमें हमने ए वाला पॉइंट स्किल्ड जॉब, नेम, डिस्क्रिप्शंस हमने पढ़ी थी। देन उसके बाद इंटेंशन और कंसीव करना, वो वाला पॉइंट नहीं पढ़ते। निमोनिक्स पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग स्किल्स जो हमें जरूरत है, हमने क्या पढ़ा था। CL क्रिकेट में LBW आउट होने पे DRS मिलता है। C का मतलब क्लियर एंड कंसाइज होगा कंटेंट टेक्स्ट, L का मतलब लॉजिकल प्रेजेंटेशन होगा, एंड देन D का मतलब क्या होगा, बेसिकली डिवाइडेड इनटू लॉन्ग पैराग्राफ और डिवाइडेड इनटू सब पैराग्राफ। R का मतलब रीडर्स फ्रेंडली लैंग्वेज, S का मतलब सिस्टमेटाइज फॉर्म में होना चाहिए या सिस्टमेटाइज प्रेजेंटेशन होगी।
देन सर हमने बोला था क्लियर एंड कंसाइज होगा, नॉलेज ऑफ ऑल लॉज होनी चाहिए, शेड्यूल को एनक्लोज करेंगे, केस लॉज को रेफरेंस देंगे, तभी हम सपोर्ट करके इसमें देंगे, शेड्यूल्स को रेफर करेंगे। देन सर हमने इसका बी पॉइंट हमने किया था कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहला 5 रूल्स। फेलियर इन सीएस सॉल्यूशन इज अंकुश, यूज फैमिलियर वर्ड्स rather than far-fetched words, use concrete word rather than abstract word, use single words rather than circumlocution words, use section words rather than Roman words, use shorter sentence rather than longer sentence, use active voice rather than passive voice। skeleton sketch बनाएंगे हम, आउटलाइन बनाएंगे हम, कंसीव करेंगे आइडिया, और देन उसके बाद हम उसको ड्राफ्ट स्केच जो आपने बनाया है उसको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपको फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं उसको लिख लेंगे, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, मैटर्स को लिख लेंगे, एंड देन एसेस करेंगे अपने लिखे हुए पॉइंट्स को किसके साथ, शाहरुख खान एंड फराह खान फेलियर इन मेकिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑन लुइस फिलिपे। देन एस का मतलब क्या बताया था, सिंपल लैंग्वेज होगी। देन आर का मतलब क्या बताया था, अवॉइडेंस ऑफ रेपिटेशन। देन हमने एफ का मतलब क्या बताया था, अवेलेबल फैक्ट्स। एफ का मतलब फॉलोअर्स रूल्स, एंड देन उसके बाद ए अवॉइडेंस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एम्बिग्विटी, एंड देन एल का मतलब लॉजिकल प्रेजेंटेशन, एंड देन पी का मतलब हमने क्या बताया था, पी का मतलब लॉजिकल प्रेजेंटेशन, एल का मतलब एप्लीकेबल लॉ। एंड देन सर उसके बाद मैंने बताया था आपको कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का ध्यान देना होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफर है तो टाइटल चेक कर लो कहीं उसका अपना है या फिर कैसा टाइटल है, और लीज होल्ड है तो क्या लेसर से अप्रूवल ले लिए कि नहीं ली है, तो ये सारी चीजें सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट मंगवा लो, एंड देन उसके बाद लास्ट में कोई स्पेशल अप्रूवल लेनी थी वो ले ली है कि नहीं ली है, तो चीज ध्यान रखो। लास्ट एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर एक डॉक्यूमेंट को बार बार अगर आपको यूज करना है तो वेटिंग एक्सपर्ट से करवा लिया कि नहीं, हुआ। सी टू सम अप, सारी चीजों को अगर हम सम अप करते हैं तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट होगा, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होगा, जिसको कॉम्पिटेंट नॉलेज होगी, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, जो लेबेन होगा, जुडिशियल लैंग्वेज का यूज करेंगे, परफेक्ट जब तक नहीं बोलेंगे जब तक टू मच, टू लिटिल और टू एम्बिगुअस होगा, एट रैंडम कुछ भी एडिशन या डिलीशन उसके अंदर ओमिशन नहीं करेंगे, और शेड्यूल पाइवटल पार्ट होता है, सप्लीमेंटल टेस्ट होता है, सप्लीमेंटली इंफॉर्मेशन करेगा उसको एनक्लोज करेंगे, और एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को हम यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, एंड जो भी टेक्स्ट होगा उस रेलेवेंट फैक्ट को डालेंगे, डिवाइड इनटू पैराग्राफ करेंगे, नंबर देंगे, और जो सब क्लोजेस होंगे उसको लेटर्स की फॉर्म में देंगे, बेसिकली हमने वहां पढ़ा था। एंड देन फिर हमने बात की थी सर फोर्थ हेडिंग डूज और डोंट्स। सर हमने क्या किया था, अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू सिंगल वर्ड्स, express the ideas in fewer words, choose right words, know exactly meaning the words, know exactly the meaning of the words और phrases जो आपने word use किया उसका आपको exact मतलब पता होना चाहिए, put yourself at the place of the reader and try to read the document and try to find out the interpretation or content or intention behind the making the document। एंड देन सर हमने बताया था कि टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, और हमने बताया था कि डेट्स या सम्स कोई भी हो तो न्यूमेरिकल एज वेल एज फिगर एज वेल एज न्यूमेरिकल में डालना है, और टाइप बेसिकली ये 3-4 पॉइंट कुछ कैपिटलाइज कर दो। डोंट्स में हमने किया था सेम साउंड वाले वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे, अगर बाद में आप कुछ भी रेफरेंस दे रहे हो तो ऊपर वाले का नंबर देंगे, एंड नेगेटिव फ्रेजेस सेंटेंस को आप अवॉइड करो, बहुत ध्यान से लिखो, मोर देन लेस देन मत यूज करो, नॉट एक्सीडिंग वर्ड यूज करो, इसकी जगह इधर और ओवर वाले सेंटेंस, एच टाइप के सेंटेंस को ध्यान से यूज करो, टाइपिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करो, एंड बेसिकली कुछ मे शैल वाले पॉइंट्स हमने किए थे सर। फिर उसके बाद हमने ये किए थे, इसमें 2 निमोनिक्स 5वें नंबर हेडिंग पे अब हम आ गए, यूज जनरल वर्ड्स, यानी जीसीएल की बुक में टीपी पढ़ा था, जनरल वर्ड्स के लिए जनरल डिक्शनरी मीनिंग, सी करंट मीनिंग लेंगे, उसके साथ केस लॉज को कोट कर देंगे, एल लीगल टर्म्स यूज करने तो लीगल डिक्शनरी मीनिंग लेंगे, वो कौन सी है, मित्राज कमर्शियल एंड लीगल डिक्शनरी, टी टेक्निकल वर्ड्स लेना है तो जब तक यूज नहीं करेंगे जब तक असर्टेन ना कर ले फुल मीनिंग, उसकी सेंस इंपोर्ट हो रही है वो चेक ना कर ले, और वारंट सिचुएशन वारंट करती है कि नहीं करते, सर्कमस्टांसेस वारंट करते हैं कि नहीं करते उसको ध्यान ना दे, और देन अगर हम बात करें लास्ट लीगल इंप्लीकेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स, जब तक हम इंटरप्रिटेशंस यूज नहीं करेंगे जब तक उसकी लेमन तरीके से इंटरप्रिटेशन आ रही है। एक पाइवोटल पॉइंट होता है एक अच्छी ड्राफ्टिंग, एक अच्छे डॉक्यूमेंट का, एक उसकी ड्राफ्टिंग ही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखो डीडीए के फ्लैट्स में इनहेरेंट डिफिकल्टीज होती हैं क्योंकि वहां की कॉस्ट ज्यादा होती है, इसी चीज को मिस इंटरप्रेट करके इनोसेंट पब्लिक को हार्म पहुंचाते हैं, तो डीडी डबल एंड डाउटफुल मीनिंग होगा, तो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, इनहेरेंट एम्बिग्विटी एंड डिफिकल्टीज होंगी, तो किस चीज में इनहेरेंट एम्बिग्विटी एंड डिफिकल्टीज अगर होंगी तो हम उस वाले केस में क्या करेंगे सर, हम इनहेरेंट एम्बिग्विटीज एंड डिफिकल्टीज होंगी इंटरप्रिटेशन करने में, तो हम इंटरप्रिटेशंस करेंगे, इनहेरेंट एम्बिग्विटी एंड इनहेरेंट डिफिकल्टी इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा तो यूज करेंगे, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स होगा तो करेंगे, जिसकी वजह से एनहेंस कॉस्ट हो जाएगी, लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से हमारा रॉन्ग जजमेंट आने के चांसेस और लास्ट इनोसेंट पब्लिक को हार्म पहुंच
है। नेक्स्ट क्लास में हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन करेंगे, डीड पढ़ेंगे, डीड के टाइप पढ़ेंगे, डीड पूल वगैरह पढ़ेंगे जो बच्चों को मेजॉरिटी डाउट्स रहते हैं बच्चों के, और कैसे डीड को ड्राफ्ट करना है वो पढ़ेंगे। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय माता दी। चलो।